पाँचवा पार्ट है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका मतलब होता है सोच जिसने मानव जाति की मदद की है, सोच जिसने मानव जाति की मदद की है। पहला क्वेश्चन है इसमें, बर्टन रसल वाज बॉर्न इन डैश। बर्टन रसल का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? इसका जवाब आप देख पा रहे हैं 1872 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश। बर्टन रसल को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला? तो लिटरेचर, साहित्य के लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला 1950 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग, वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट। हम लोग कई तरह के आनंद प्राप्त कर लेते हैं ड्यू टू के कारण से। कौन चीज़ के कारण से हम लोग बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त कर लेते हैं? तो आवर इंटेलिजेंस, अपनी ज्ञान के कारण से। बाघ, कौवा, मैना, ये सब तो आनंद नहीं प्राप्त कर पाता है हर तरह का। हम लोगों में जो इंटेलिजेंस है, अपना ज्ञान है, उससे हम सिनेमा भी देख लेते हैं, कोका कोला का भी आनंद ले लेते हैं, हर तरह का आनंद लेते हैं। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, वी आर मोर फ्रेंडली। हम लोग बहुत दोस्ताना होते हैं। किसके साथ हम बहुत ज़्यादा दोस्ताना होते हैं? तो बच्चों इसका जवाब होगा विद इन द हर्ड। अपने जो समूह होते हैं लोग से लोग, उसके साथ हम जो है दोस्ताना रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। वी आर मोर फ्रेंडली किसके साथ? तो विद इन द हर्ड, समूह के अंदर, है ना, झुंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ह्यूमन बीइंग सफ़र मोर। मानव जो है बहुत ज़्यादा कष्ट सहता है ड्यू टू दियर डैश। अपने डैश के कारण से। कौन चीज़ के कारण से? तो अपने इंटेलिजेंस के कारण, अपने ज्ञान के कारण से, है ना। ज्ञान है तब तो हम आगे के बारे में सोच लेते हैं, ये टेंशन होगा, वो टेंशन होगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग सफ़र, मानव बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं ड्यू टू के कारण से। कौन चीज़ कारण से? इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान के कारण से। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि घरेलू जानवर जो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, उसको पालतू बनाना जो है, मेड लाइफ, वो ज़िंदगी को बना दिया। क्या बना दिया? तो प्लीजेंटर बना दिया। ज़िंदगी को क्या बना दिया? प्लीजेंटर, सुखद बना दिया। जब से हम लोग गाय भैंस सबको पालने लगे तो वो हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड वाज रिटन बाय। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा है? तो ये गलत है जवाब। जवाब होगा बर्टन रसल। बर्टन रसल का लिखा हुआ है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बर्ड्स डाई, पक्षियाँ मर जाते हैं, ऑफ हंगर, भूख के कारण से, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। कौन समय में? तो ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के ऋतु में पक्षियाँ मर जाते हैं, है ना, भूख से। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज डैश। होमोसेपियंस इंसान को का ही वैज्ञानिक नाम है। तो इंसान का जो जीवन था, है ना, वो मुख्य रूप से क्या था? तो एक प्रॉब्लम, एक समस्या था। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस यानी मानव जो है उसका जान बचना, वो क्या था? एक प्रॉब्लम था पुराने ज़माने में, है कि नहीं। हर तरह की चीज़ों से डर लगता था, जानवर इधर उधर हर चीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज डैश। भाषा के आविष्कार के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ मानव जाति को क्या मिला? क्या जिससे कि इंसान को मदद मिली? दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या था? तो फायर, आग। भाषा सीखना तो जरूरी था ही, उसके बाद दूसरा नंबर पर जो कोई चीज़ आता है जो इंसान का मदद किया, तो वो कौन चीज़ था? फायर, आग की खोज। आग जब खोज हो गया तो जानवर सबसे डर लगना बंद हो गया। आग जला करके लोग सोते थे, आग में खाना पकाते थे, तो बहुत सारे फायदे हुए आग से, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट। सबसे संदेहहीन जो बात है, इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसमें इंसान को उसका सोच जो है मदद किया, वो क्या है? तो मोर नंबर्स, अधिक संख्या का हो जाना। मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट वाला जो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक निसंदेह, बिना किसी संदेह के जो मामला है, जिसमें कि मानव जाति को बहुत ज़्यादा मदद मिली। क्या चीज़ ऐसा हुआ जिससे कि इंसान को बहुत ज़्यादा मदद मिली? तो मोर नंबर्स, इंसान का जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, वो इंसान को बहुत आगे ले गया, मदद किया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। हमारा क्या रवैया होता है उसके प्रति जो हमारे बाहर है, हमारे झुंड के बाहर है, यानी इंसान के अलावे जो अन्य जीव जंतु हैं उसके प्रति हमारा रवैया क्या है? तो फेरोसियस, भयानक है, खूंखार है। सांप को देखते हैं तुरंत मारने के लिए निकल जाते हैं। तो आउटसाइड आवर हर्ड जो रहता है प्राणी, उसके प्रति हम फेरोसियस। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस। सभ्यता ने हम लोगों को क्या सिखलाया है? टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति दोस्ताना बने रहना, यही हमें सभ्यता सिखाता है, हमारा संस्कार सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ हैज़ द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस। सभ्यता ने हमें कैसे मदद किया है? तो मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड, मानसिक रूप से विकसित और संस्कारी बना करके जो है सभ्यता हमारा हेल्प किया है। हाउ हैज सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस? तो मेकिंग अस सिविलाइज्ड एंड मेंटली डेवलप्ड। आइए ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाला है, डॉट 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 वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। कहा जा रहा है डॉट 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 मदद नहीं करेगा अनाज को उपजने में जब तक कि उसे बच्चों का खून नहीं पिलाया जाए। कौन नहीं मदद करेगा? तो मोलोच, मोलोच देवता जो है इस डॉट डॉट में जो है मोलोच हो जाएगा। मोलोच मदद नहीं करेगा जब तक कि उन्हें बच्चों का खून नहीं पिलाया जाए, तब तक वो कॉर्न को ग्रो होने में यानी अनाज को उपजने में मदद नहीं करेगा। तो मोलोच होगा। यदि 4 ऑप्शन में मोलोच हो, मोलोच, टोलोच, कोलोच, तो मोलोच जवाब दीजिएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन डिड रसल डाई। बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब हुई? इसका जवाब 1970 होगा, 1970। इसमें गलती आ गई है, टाइपिंग एरर है। 1970 में जो है बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा 1970। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, बर्टन रसल बिलोंग टू डैश, बर्टन रसल कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज बर्टन रसल अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बर्टन रसल को नोबेल प्राइज कितना ईस्वी में दिया गया? तो इसका जवाब होगा 1950 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डैश, डेवलपमेंट शब्द जो है यानी विकास शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो मैन, इंसान से जुड़ा हुआ है, इंसान ही विकास करता है, लगातार विकास की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू रसल आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज, रसल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसल, रसल के अनुसार सोच जो हमारी है, जो इंसान को मदद की है, उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा 2, 2 भागों में जो है बांटा जा सकता है, ठीक है। आइडियाज़ को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू डैश, लंबे समय तक बच्चा रहना ये फायदा होता है किसको? तो इसका जवाब होगा मैनकाइंड, इंसान को, इंसान ही लंबा समय तक बच्चा रहता है। घोड़ा सबको देखोगे बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, यूटिलाइजेशन ऑफ डैश बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, डैश का उपयोग जो है इंसान के प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ, इंसान के प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ, यानी बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। क्या चीज़ का आविष्कार, क्या चीज़ का उपयोग जब करना शुरू कर दिया इंसान, तो माइलस्टोन माने बहुत बड़ी सफलता बन गई लोगों के लिए। तो जवाब होगा इसका फायर, आग। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, व्हाट वाज द वर्ड पिक्टोरियल रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, शुरुआत में जो व्यक्ति थे उसका चित्र से क्या संबंध था? तो राइटिंग, लेखन, चित्र बना बना के अपनी बातों को लिखते थे, चित्र बना करके बताते थे। पिक्टोरियल जो है वो रिलेट किससे करता है? तो राइटिंग से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, हु टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, कौन हमें सिखाता है, क्या चीज़ है जो हमें सिखाता है दोस्ताना रहना एक दूसरे के साथ? तो सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता सिखाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मी ऋतु के दौरान, बर्ड्स, पक्षियाँ, डैश, पक्षियाँ क्या? तो फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, आने वाले कष्ट को भूल जाते हैं कि ठंडी भी आने वाला है, जब मर जाएंगे, ये सब भूल जाते हैं। तो ड्यूरिंग समर बर्ड्स क्या? तो डू नॉट फॉरसी, भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं, दिस कैटास्ट्रॉफी, आने वाले आपदा का। या तो डू नॉट फॉरसी वाला आंसर हो जाएगा, या नहीं तो डू नॉट फॉरसी ऑप्शन नहीं दिया हो तो फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी ये हो जाएगा। फॉरसी में होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी वो नहीं कर पाते हैं, कैटास्ट्रॉफी आपदा, कष्ट जो आने वाला होता है। या फॉरगेट, भूल जाते हैं, दिस कैटास्ट्रॉफी, इस आपदा को, इस कष्ट को, कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कितना कष्ट हुआ था ठंडी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम डैश, जानवर सब आनंद प्राप्त करते हैं से, कौन चीज़ से? म्यूजिक से उसको आनंद होता है, कि डांस क्लब में जाके, कि क्रिकेट से? तो इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, बर्टन रसल वाज ए डैश हिस्टोरियन एंड फिलोसफर, बर्टन रसल डैश थे, इतिहासकार थे और फिलोसफर यानी दार्शनिक थे। तो बर्टन रसल क्या थे? तो मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। बर्टन रसल एक मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे और फिलोसफर भी थे। तो हिस्टोरियन फिलोसफर दिया हुआ है, मैथमेटिशियन नहीं है, तो मैथमेटिशियन इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इट इज़ ऑब्वियस दैट, आज यह स्पष्ट है कि, वी नो मोर, हम ज़्यादा जानते हैं, देन डॉट डॉट डॉट, देन की तुलना में, किसके तुलना में? तो एनिमल्स। आज यह स्पष्ट है, ऑब्वियस है कि हम एनिमल्स से ज़्यादा जानते हैं, वी नो मोर, हम ज़्यादा जानते हैं एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, प्रागैतिहासिक काल जो था उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक, जब इतिहास लिखा नहीं जाता था उस समय को प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो है सबसे अंतिम बड़ा आविष्कार कौन सा था? जब इतिहास नहीं लिखा जा रहा था उस समय में सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था? अंतिम सबसे बड़ा आविष्कार, तो जवाब होगा आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन की कला। यदि लेखन की कला नहीं होती तो हिस्ट्री लिखा ही नहीं जाता। तो प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन का ग्रेट जो लास्ट आविष्कार है वो सबसे बड़ा, वो आर्ट ऑफ राइटिंग है, लेखन की कला है। आइए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्या है था? तो इसका जवाब आप देख पा रहे हैं इसमें, इसका जवाब हो जाएगा आपको द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार, खेती का आविष्कार जो है वो जानवर को पालतू बनाने से भी ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बर्टन रसल वॉइस कैरीड ग्रेट डैश, बर्टन रसल की आवाज़ में महान डैश था, क्या था? तो महान मोरल अथॉरिटी था, नैतिक अधिकार था, यानी कि वो जो कहते थे नैतिकता के तौर पर लोग सुनते थे। ग्रेट ग्रेट मोरल अथॉरिटी, इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, चूज द सिनोनिम ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का पर्यायवाची शब्द कहना है, तो मैन हो जाएगा या ह्यूमन हो जाएगा, मानव। क्वेश्चन नंबर 33, आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इंडीड अ डैश ऑफ हिस्ट्री, लेखन की कला वास्तव में इतिहास की एक डैश थी, क्या थी? तो प्री रिक्विजाइट थी, यानी पूर्वापेक्षा थी, पहले की ज़रूरत थी। लेखन की कला जो है इतिहास की पहले की ज़रूरत थी, प्री रिक्विजाइट मीन्स पहले की ज़रूरत, यानी जिसके बिना हिस्ट्री लिखा ही नहीं जा सकता है। आर्ट ऑफ राइटिंग क्या थी? हिस्ट्री की, तो प्री रिक्विजाइट थी, यानी पहली ज़रूरत थी, जिसके बिना हिस्ट्री लिखना संभव नहीं था, प्री रिक्विजाइट। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वाज द सिलेबल राइटिंग स्टेप नेवर टेकन, कहाँ, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर जो चित्र बना वो उसको फिर लेखन का रूप नहीं दिया गया, इसका सेंस यही है।
जवाब होगा चाइना, चीन। चीन की राइटिंग को आज भी आप देखेंगे तो चित्र जैसा ही बना हुआ, कोई हाँसू जैसा, कोई खुरपी जैसा, कोई कैसा कैसा राइटिंग है कि नहीं। तो इसका जवाब चाइना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट सुपरस्टिशन टू हुम वर चिल्ड्रन ऑफर्ड एज सेक्रीफाइसेज। पुराने अंधविश्वास के अनुसार किसे बच्चों की बलि दी जाती थी? कौन देवता होते थे जिसको बच्चों की बलि दी जाती थी पुराने अंधविश्वास के अनुसार, एंशिएंट सुपरस्टिशन के अनुसार, कि बच्चा का बलि नहीं दोगे तो उपज नहीं होने देगा वो भगवान। किसको? तो जवाब होगा मोलोच। मोलोच देवता होते थे। ऐसी मान्यता थी कि उन्हें यदि आप नहीं देंगे, बच्चों का बलि करके खून उनका नहीं पिलाएंगे तो फिर अनाज नहीं उपजेगा खेतों में, ऐसा मानना था। मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर में एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। डैश में अंतिम कदम कभी नहीं उठाए गए। किस जगह पर अंतिम कदम कभी नहीं उठाए गए? चाइना, चीन देश में। जो पिक्चर था वो पिक्चर रह गया, उसको राइटिंग का रूप नहीं दिया गया ठीक से। और ये क्वेश्चन, सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें सिखाई है, क्या सिखाई है? टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रहना, यही सिखाती है सिविलाइजेशन। तो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं फिर भी मैंने जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 36, नाइदर नंबर्स नॉर डैश ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। ना तो संख्या का बढ़ना इंसान का, ना ही सुखों की डैश मानव की महिमा बढ़ाती है। क्या चीज़? तो ना तो संख्या, ना ही सुखों की मल्टीप्लिसिटी, बढ़ोतरी, सुख की बढ़ोतरी हो जाए या जनसंख्या में बहुत ज़्यादा आदमी हो जाए, उससे इंसान की खुशी नहीं बढ़ती है। तो नाइदर नंबर नॉर करके होगा क्वेश्चन, तो उसमें मल्टीप्लिसिटी, नाइदर नॉर वाला में मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा, ठीक है, नॉर के बाद। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इन इंडस्ट्री पीपल कैप्ट डैश ओल्ड चिल्ड्रन वर्किंग 12 to 14 आवर्स अ डे, है ना। उद्योग कारखाने में लोग जो है रखते थे डैश साल के बच्चे को 12 से 14 घंटे और उससे काम करवाते थे। कितने साल के बच्चे को कारखानों में जो है रख कर के 12 से 14 घंटे काम करवाए जाते थे? तो जवाब होगा 6 साल के बच्चों से 12 से 14 घंटे उसको रख करके और उससे काम करवाया जाता था। उद्योग कारखाना जब शुरू हुआ, अंधविश्वास था, है ना, उससे उद्योग बहुत बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, आप ध्यान दीजिए। बर्टन रसल के अनुसार आइडियाज, सोच जो हमारी है, जो मानव जाति की मदद की है सोच, उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपको पता ही है, 2 कैटेगरीज में। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग टू बी सिविलाइज्ड। क्या चीज़ है जो इंसान को सभ्य होने में मदद किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सम इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के कुछ आविष्कार, ये इंसान को आगे बढ़ने में मदद की है ना, सहायता की है और अच्छे से सभ्य होने में। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट गेव आइडिया टू लिव इन ए फैमिली। परिवार में रहने का विचार क्या दिया? किसने दिया कि परिवार में रहना चाहिए? सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता ये चीज़ सिखा। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट वाज द वेरी स्लो इवोल्यूशन। बहुत धीमा धीमा विकास क्या चीज़ का हुआ? बहुत धीमा धीमा विकास। तो इसका जवाब हो जाएगा अल्फ़ाबेट, वर्णमाला जो तैयार हुआ, ये विकास जो है वो वेरी स्लो इवोल्यूशन है, बहुत धीरे धीरे विकास हुआ इसका। तो इसका अल्फ़ाबेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नॉट ओनली म्यूजिक, ना ही सिर्फ संगीत एंड पोइट्री और कविता एंड साइंस और विज्ञान, बट फुटबॉल एंड बेसबॉल, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल एंड एल्कोहल, शराब, एफोर्ड नो प्लेजर, वो खुशी नहीं देती है टू डैश को, किसको? तो एनिमल्स, जानवरों को। जानवर को ना तो म्यूजिक से खुशी है, ना पोइट्री से, ना साइंस से, ना फुटबॉल से, किसको नहीं खुशी है इस सब चीज़ से? तो एनिमल्स, जानवर हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज डैश। जहाँ तक अलग अलग तरह की खुशियों को प्राप्त करने का सवाल है तो बात डैश है, क्या है? अदरवाइज, अलग है, बात अलग है। खुशी जानवर जीव जंतु को तो मिलती है बहुत ज़्यादा, उसको उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक अलग अलग तरह के आनंद लेने का सवाल है, कोका कोला पी करके भी, सिनेमा भी देख करके, तो बात अलग है, उसमें इंसान आगे है कहीं ना कहीं। द मैटर इज अदरवाइज हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज यूटिलाइजेशन ऑफ डैश। यूटिलाइजेशन ऑफ वाला पूछेगा तो फायर होगा ही, समझे? क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक और बड़ा कदम जो या तो भाषा के विकास के पहले आया या भाषा के बाद आया, वो क्या चीज़ का आविष्कार था? तो फायर, आग। यूटिलाइजेशन वाला में फायर ही। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है, डॉट डॉट वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। डॉट डॉट जो है बहुत सारे टॉपिक पर समीक्षक रहे थे, यानी बहुत सारे टॉपिक पर बोला करते थे। कौन? तो बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट वाज चीफली यूज्ड टू कीप अवे वाइल्ड बिस्ट्स। वाइल्ड बिस्ट्स माने जंगली जानवर, जंगली जानवरों से दूर रहने के लिए, कीप अवे, बचने के लिए मुख्य रूप से क्या चीज़ का उपयोग होता था? तो फायर, आग। आग का उपयोग लोग करते थे, तो जानवर बगल में नहीं आया करता था। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हाउ वाज आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। हम लोगों का शुरुआती लेखन का जो रूप था वो कैसा था? तो इसका जवाब होगा पिक्टोरियल, तस्वीर जैसा होता था। 47, विच स्किल्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द कॉन्जेनिटल स्किल्स। जन्मजात के समय में जो योग्यता होता है इंसान में, उससे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण होता है इंसान के लिए? तो एक्वायर्ड, इसका जवाब ए हो जाएगा। एक्वायर्ड, प्राप्त किया गया स्किल। जब प्राप्त करता है स्किल तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है इंसान को। तो कॉन्जेनिटल स्किल यानी जन्मजाति जो भी रहते हैं पावर इंसान में, उससे ज़्यादा एक्वायर्ड स्किल जो है वो ज़्यादा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है
कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, हर इंसान की मृत्यु जो भूखमरी से होती है, स्टारवेशन माने भूखमरी से, इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, वो लंबे समय के डैश से जुड़ा होता है। कौन चीज़ से जुड़ा होता है? एंग्जाइटी, चिंता से जुड़ा होता है। भूखमरी से तो मरते ही है, साथ में उसका लंबे समय तक चिंता भी साथ रहता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश में क्या होगा? एंग्जाइटी, चिंता। हर इंसान की भूखमरी से मौत के पीछे एंग्जाइटी भी रहता है, चिंता भी रहता है उसका। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हु नोज मोर देन एनिमल्स, जानवर से भी ज़्यादा कौन जानता है? तो जानते ही आप, मैन होगा या ह्यूमन, जहाँ होगा वो जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन, किस समय भाषा का शुरुआत हुआ? तो नॉट नोन, इसके बारे में कोई सही जानकारी किसी के पास नहीं है, नॉट नोन। आइए अब हम द आर्टिस्ट चैप्टर को देखते हैं। द आर्टिस्ट यानी कलाकार होता है, जिसके लेखक सीगा नाओया साहब हैं, जो कि जापान के रहने वाले थे, जापानीज राइटर। तो द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय डैश, द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो जवाब होगा सीगा नाओया। क्वेश्चन नंबर 2 है द आर्टिस्ट इज अ डैश, द आर्टिस्ट जो पार्ट है वो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 द टीचर मेड कंप्लेंट अगेंस्ट सेबी टू हिज डैश, शिक्षक जो है शिकायत किए सेबी के खिलाफ, किसको? उसके किसको? तो मदर, उसके मदर को कंप्लेन करते हैं शिक्षक उसके खिलाफ। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिया है सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, सेबी डैश स्कूल में पढ़ता था। कौन स्कूल में? तो प्राइमरी स्कूल में सेबी जो है पढ़ाई करता था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेबी मेड द होल, सेबी छेद करता था, मेड द होल मैंने छेद करता था, टू एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, डैश फ्रॉम गॉड, लौकी से डैश, कौन चीज़? तो सीड्स, लौकी से बीज निकालने के लिए वो होल करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है वन डे सेबी फाउंड ए पिक्यूलियर गॉड, एक दिन सेबी को एक विचित्र सा गॉड, गॉड मीन्स लौकी, लौकी होता है ना, कद्दू सजमैन भी कहते हैं। एक दिन सेबी को एक विचित्र सा लौकी दिखा एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत के दुकान पर, विच कॉस्ट वाज, जिसकी कीमत थी, कितनी थी उसकी कीमत? तो जवाब हो जाएगा 10 सेन, 10 सेन उसकी कीमत थी। ओल्ड लेडी के पास में जो एक पिक्यूलियर सा विचित्र सा गॉड मिला लौकी, उसका कीमत क्या था? 10 सेन। क्वेश्चन नंबर 6 सेबी लिव्ड इन अ डैश, सेबी डैश में रहता था, कहाँ रहता था? तो जवाब हो जाएगा हार्बर टाउन, यानी बंदरगाह वाले शहर में वो रहता था। ठीक है, पनिया जहाज जहाँ रुकती है उसी को कहते हैं बंदरगाह, बंदरगाह वाले शहर में वो रहता था। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द टाउन टू अनदर इन डैश, कोई भी व्यक्ति, एंड मीन्स हो गया यहाँ पर छोड़, कोई छोड़ जो होता है, कोई भी व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक उस शहर के डैश में घूम सकता था, कितने मिनट में? तो 20 मिनट में, छोटा सा शहर था। सीगा नाओया वाज बॉर्न इन डैश, सीगा नाओया का जन्म डैश में हुआ, कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 सीगा नाओया वाज ए जापानीज डैश, सीगा नाओया जापान के क्या थे? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे कहानी लेखक, छोटी छोटी कहानी लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सेबी वाज डैश, सेबी डैश था, क्या था? एन आर्टिस्ट, एक कलाकार था। क्वेश्चन नंबर 10 सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के माता पिता जानते थे कि ही ऑफन, वो प्रायः बॉट हिमसेल्फ, अपने लिए खरीदता था, कौन चीज़ खरीदता था? तो गॉड्स, लौकियाँ ही खरीदता था। इसमें तो लौकी या सेबी का ही तो बात ही है चैप्टर में। आगे देखते हैं। अच्छा 10 सेंट में खरीदा था सेबी लौकी, ध्यान रखिएगा। वेन एवर सेबी पास्ड थ्रू द मार्केट, जब कभी सेबी मार्केट से होकर गुजरता था, ही सर्च्ड फॉर द डैश, वह डैश को खोजता रहता था, कौन चीज़ को खोजता रहता था? गॉड्स, लौकियों को खोजता रहता था। अच्छा लौकी मिले, खरीद ले। क्वेश्चन नंबर 12 सेबी यूज टू बोर ए नीट होल, सेबी एक सुंदर सा छेद करता था इन द डैश, डैश में, कौन चीज़ में? तो टॉप ऑफ द गॉड, इन द टॉप ऑफ द गॉड, इन लौकी के ऊपर में छेद किया करता था लाने के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सेबी वाज अ डैश ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, सेबी डैश साल का जापानी लड़का था। तो जवाब क्या होगा? 12 साल का। क्वेश्चन नंबर 14 सीगा नाओया डाइड इन डैश, सीगा नाओया का जन्म डैश में हुआ, सॉरी मृत्यु डैश में हुआ, कब हुआ मृत्यु? तो 1971 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन है अगला डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज, डैश जो है वो सूखी हुई खुबानी या अमृत फल भी कहते हैं परसिमन को, इधर नहीं पाया जाता है, अमृत फल और नारंगियाँ बेचा करती थी, है ना। कौन बेचा करती थी? खुबानी और संतरा, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सेबी ऑफन वेंट आउट, सेबी अक्सर बाहर जाता था टू बाय हिमसेल्फ, अपने लिए खरीदने के लिए, क्या चीज़ खरीदने के लिए? तो गॉड्स, लौकियाँ, लौकियाँ खरीदने के लिए। इस चैप्टर का ज़्यादातर आंसर गॉड्स वाला ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डिड सेबीज फादर फेच, सेबी के पिताजी ने क्या लाया टू स्मैश द गॉड, लौकी को चकनाचूर करने के लिए, लौकी को तोड़ ताड़ने करने के लिए उन्होंने क्या लाया सेबी के पिता ने? तो हैमर, एक हथौड़ा लाया। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वुड सेबी अप्लाई, सेबी क्या लगाता था टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, द अनप्लीजेंट गॉड, दुर्गंध से, अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, लौकी के दुर्गंध को हटाने के लिए सेबी जो है क्या अप्लाई करता था? तो इसका जवाब हो जाएगा टी लीव्स, चाय की पत्तियां जो है वो लगाया करता था लौकी में, ताकि लौकी का दुर्गंध जो है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, सेबी किस तरह के लौकी को पसंद करता था? इसका जवाब होगा इवन एंड सिमेट्रिकल, समतल और सुडौल जो लौकी होता था, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, उस तरह के लौकी को पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 19 सेबी वाज डैश इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सेबी वाज डैश इंटरेस्टेड इन गॉड्स, GOURDS, सेबी को लौकी में डैश रुचि था, कैसा रुचि था? तो पैशनेटली इंटरेस्टेड था,
कैसा इंटरेस्टेड था? तो पैशनेटली इंटरेस्टेड था, यानी जुनूनी तौर पर, पागल की तरह उसको जो है लौकी का इंटरेस्ट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड थॉट सेबी। सेबी को लगा क्या शानदार लौकी है, बट लेकिन एक्चुअली वास्तव में इट वाज, यह था, क्या था? ओल्ड मैन्स बाल्ड हेड, बूढ़े आदमी का गंजा सिर। एक बार सेबी को लगता है कि बड़ा सुंदर लौकी है, वो समंदर के किनारे घूम रहा होता है तो, लेकिन जब बगल में जाता है तो पता चलता है ये तो ओल्ड आदमी का गंजा सिर है, जिसको हम लौकी समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास होने के बाद, व्हाट डिड सेबी डू, सेबी ने क्या किया? ऑल द वे होम, घर जाने के पूरे रास्ते, तो लाफ्ट, हंसता गया पूरे रास्ते। अपने गलती का एहसास हुआ हो, हम तो बूढ़े के गंजा सिर को जो है लौकी समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ ओल्ड वाज सेबी, सेबी कितने साल का था? तो जवाब होगा 12 ईयर्स, 12 साल का। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर क्लासेज, वर्क के बाद, व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू, सेबी अक्सर क्या करता था वर्क होने के बाद? तो जवाब होगा डी, वांडर्ड, यानी भटकता रहता था इन टाउन, शहर में, लुकिंग फॉर गॉड्स, लौकी को ढूंढने के लिए, यही करता था वर्क के बाद वो। क्वेश्चन नंबर 24 है, एट द एग्रीकल्चरल शो, कृषि मेला में, लास्ट स्प्रिंग, पिछले बसंत ऋतु में, विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्लेड, किस तरह का लौकी दिखाया गया था? तो इसका जवाब होगा बेकिन गॉड, सूखा हुआ लौकी, बेकिन गॉड दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, द ओल्ड वुमेन पोसेस्ड ए स्टॉल ऑफ डैश, बूढ़ी औरत डैश का दुकान लगाई हुई थी, किस चीज़ का दुकान लगाई हुई थी? फ्रूट्स, फल का दुकान लगाई हुई थी बूढ़ी औरत। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मच द क्यूरियर डीलर हैड टू पे फॉर द गॉड इन द एंड, अंत में लौकी के लिए कलाकृति व्यापारी जो था, जो कला का सामान सब रखता है, वो व्यापारी ने उस लौकी का कितना पैसा दिया? तो जवाब होगा 50 येन, 50 येन दिया। खरीदा था कितना में? 10 सेन में सेबी ने, उसको क्यूरियो डीलर ने कितना दिया पैसा उसका? 50 येन दिया, 50 येन। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, सेबी का शौक था संग्रह करना, कौन चीज़ संग्रह करना? तो गॉड्स, लौकियों को संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 28, द हॉबी इज कलेक्टिंग गॉड्स, द हॉबी ऑफ होना चाहिए, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, लौकियों को संग्रह करने का जो शौक होता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डैश पास टाइम, डैश पास टाइम कहा जाता है। कैसा पास टाइम कहा जाता है? तो इफेमिनेट पास टाइम इसे कहा जाता है, नारी जैसा, मोगियाहा टाइप का जो है, इसको शौक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेबी स्टार्टेड डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड्स, लौकी संग्रह करना छोड़ने के बाद सेबी डैश करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया? पेंटिंग पिक्चर्स, तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 30, होम डिड द टीचर गिव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड, किसे जो है शिक्षक ने सेबी का जब्त किया हुआ लौकी दे दिया? शिक्षक ने सेबी का जो लौकी जब्त किया उसे किसको दे दिया? टू एन ओल्ड पॉटर, एक बूढ़ा चपरासी को दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर डिड सेबीज फादर वर्क, सेबी के पिताजी कहाँ काम करते थे? इसका जवाब होगा एट कारपेंटर शॉप, बढ़ई वाले दुकान में वो काम करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द क्यूरियो डीलर, कलाकृति का सामान बेचने वाला जो व्यापारी था, सोल्ड द कन्फिस्केटेड गॉड, जब्त किए गए लौकी को बेच दिया टू ए डैश, डैश को। क्यूरियो डीलर जो है किसको सोल्ड कर दिया, किसको सोल्ड यानी बेच दिया? तो वेल्दी कलेक्टर को, एक वेल्दी, एक धन संपन्न जो कलेक्टर थे, वेल्दी होगा, वेल्दी कलेक्टर, एक धन वाले धनी जो संग्रह करता थे, संग्रहण करता एक धनी, उसको जो है क्यूरियो डीलर सोल्ड कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, ग्रेजुअली हिज फादर, धीरे धीरे उसके पिता, हैज बिगन टू स्कोल्ड हिम, उसे डांटने लगे, क्या चीज़ के लिए डांटने लगे? तो पेंटिंग पिक्चर्स, तस्वीर जो बना रहा था उसके लिए भी उसके पिताजी बाद में उसको डांटने लगे। जो स्कोल्ड मिस होता है डांटना, स्कोल्ड है ना यहाँ पर, स्कोल्ड मैंने डांटना। क्वेश्चन नंबर 34, द पॉटर वाज डैश मैन, चपरासी डैश आदमी था, कैसा आदमी था? एस्ट्यूट ओल्ड मैन, यानी एक चतुर बूढ़ा आदमी था चपरासी, पॉटर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, सेबी डिड नॉट अप्रिशिएट, सेबी ने प्रशंसा नहीं किया बेकिन गॉड, सूखे हुए लौकी का, बिकॉज, क्योंकि, इट वाज डैश, यह एक डैश था, क्या था? क्लमसी ग्रेट थिंग, एक बेढंगा बड़ा सा जो है लौकी था, इसलिए जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया सेबी ने। सेबी ने बेकिन गॉड को क्यों नहीं अप्रिशिएट किया? क्योंकि क्लमसी ग्रेट थिंग था, यानी बेढंगा सा बड़ा सा लौकी था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेबी लाफ्ड ऑल द वे होम, सेबी घर जाने के पूरे रास्ते हंसता गया, बिकॉज, क्योंकि, ही डैश, उसने डैश किया, क्या किया? तो ही रियलाइज द मिस्टेक, उसने गलती का एहसास किया, उसे गलती का एहसास हुआ, क्या गलती? कि बूढ़ा आदमी का सिर को, गंजा सिर को वो समझ लिया लौकी है, इसलिए वो पूरे रास्ते जो है हंसता गया, तो रियलाइज हिज मिस्टेक, इसीलिए जो है लाफ्ट करता गया, हंसता गया पूरा रास्ता। क्वेश्चन नंबर 37, सेबी वाज नाउ डैश, सेबी अब डैश हो गया था इन हिज पिक्चर, अपने तस्वीर बनाने में, क्या हो गया था? तो एनग्रोस्ड, लीन हो गया था, एनग्रोस्ड इसका जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड, बूढ़ी औरत ने मांगा डैश फॉर द गॉड, लौकी का डैश रुपया, कितना रुपया? तो 10 सेन, 10 सेन में लौकी दिया था ना, 10 सेन मांगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ वाज सेबीज मदर वीपिंग, सेबी की माँ कैसे रो रही थी? तो सॉफ्टली, धीरे धीरे, सुबक सुबक कर रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेबीज फादर डैश हिम बाय द कॉलर, सेबी के पिता ने कॉलर से उसे डैश किया, कॉलर से उसे क्या किया?
तो इसका जवाब होगा ग्रैब्ड, कॉलर पकड़ कर, कॉलर से उसे पकड़ा, कॉलर से उसे क्या किया, तो ग्रैब्ड पकड़ा। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसकी जमकर धुलाई की। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसकी जमकर धुलाई किसकी, सेबी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हम देख रहे हैं। वाई वॉज द टीचर एंग्री, शिक्षक क्यों गुस्से में थे। इसका जवाब होगा सेबी वॉज पॉलिसिंग ऑन गॉड, सेबी लौकी को चमका रहा था इन एथिक्स क्लास, नैतिक शिक्षा के वर्ग में, है ना, एथिक्स के वर्ग में, नीति शास्त्र के वर्ग में वो लौकी को चमका रहा था डेस्क के नीचे, इसीलिए सेबी के टीचर जो थे वो एंग्री हो गए। क्वेश्चन नंबर 42, गॉड इज अ डैश, लौकी एक तरह का डैश होता है, क्या होता है, तो फ्रूट, फल होता है। वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पर माना जाता है, लेकिन उसके हिसाब से फ्रूट, इसलिए गॉड क्या है, एक तरह का क्या है, गॉड इज ए काइंड ऑफ, या गॉड इज ए डैश करके पूछे तो फ्रूट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी, चपरासी ने सेबी के लौकी को बेच दिया फॉर डैश येन, डैश येन में, कितने येन में, तो 50 येन में, 50 येन में बेच दिया था ना क्यूरियो डीलर को, कलाकृति व्यापारी को। क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज स्कॉल्डेड, किसे डांटा गया फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, तस्वीर बनाने के लिए, तो जवाब होगा सेबी, सेबी को डांटा गया तस्वीर बनाने के लिए उसके पिताजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड, कलाकृति व्यापारी जो है उसने भी लौकी को बेच दिया टू ए वेल्दी कलेक्टर, एक धनी संग्रहणकर्ता को, एक धनी लौकी का शौकिया को, कितने रुपए में, तो 500 येन में जो है बेच दिया, 500 येन में, इसका जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु स्मैश्ड, ठीक से देखते हैं, हु स्मैश्ड, किसने चकनाचूर कर दिया, सेबीज गॉड, सेबी के लौकी को टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में, किसने सेबी के लौकी को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, तो जवाब होगा हिज फादर, उसके पिता ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु बॉल्ड, किसने चिल्लाया एट सेबी, सेबी पर, जवाब होगा हिज फादर, उसके पिता चिल्लाए उस सेबी पर, बॉल्ड कौन की, तो हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 48, यू आर एन इडियट, तुम बेवकूफ़ हो, डैश साउटेड, डैश ने चिल्लाया, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, ये सब बात, यू आर एन इडियट, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, ये कौन बोले, तो हिज टीचर, उसके शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस, देखो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सूखा हुआ अमृत फल और नारंगी कौन बेच रही थी, जवाब हो जाएगा इसका बी, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। क्वेश्चन नंबर 50 है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन डैश, सभी को किसी के अंदर में छुपी हुई जो गुण होती है, सभी को डैश के अंदर छिपे हुए गुण को जो है प्रशंसा करना चाहिए, सभी को किसके अंदर छुपे हुए गुण का प्रशंसा करना चाहिए, अंदर छुपे हुए गुण को बोलते हैं इनहेरेंट क्वालिटीज, सभी को किसके अंदर छुपे हुए गुण को जो है प्रशंसा करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, चिल्ड्रन, सभी को बच्चे के अंदर जो छुपी हुई गुण होती है उसका प्रशंसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, अकॉर्डिंग टू माई माइंड, मेरे विचार से, व्हाट वाज डन विद सेबी, सेबी के साथ क्या किया गया, जवाब हो जाएगा इनजस्टिस, अन्याय किया गया उसके साथ, उसके पिता और शिक्षक के द्वारा, पिता के द्वारा मुख्य रूप से, उसके गुण को परखा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 52, हु फेच्ड हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड ऑल गॉड्स, हु मतलब होता है कौन, किसने हथौड़ा लाया, हैमर मीन्स हथौड़ा, फैच मैंने लाना, और सिस्टमेटिकली स्मैश्ड ऑल गॉड्स, और एक एक करके सारे लौकी को तोड़ दिया, किसने, तो हिज फादर, उसके पिता ने। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, हु कॉट रेड हैंडेड टू सेबी इन द क्लास, किसने क्लास में सेबी को रंगे हाथों पकड़ लिया, तो इसका जवाब होगा एथिक्स टीचर, उसके नैतिक शिक्षा के शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 54, द टीचर बिकेम वेरी डैश, शिक्षक बहुत डैश हो गए, क्या हो गए, तो एंग्री हो गए, एंग्री या कई बार रहता है इनसेंस्ड, 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 INCENSED, इसका मतलब भी होता है गुस्सा, तो कौन बिकेम वेरी इनसेंस्ड, वेरी एंग्री, द टीचर बिकेम वेरी डैश, क्या, तो एंग्री या इनसेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 55 है, एट लास्ट, अंत में, वेयर डिड सेबी हैंग द गॉड टू ड्राई, अंत में सेबी सूखने के लिए लौकी को कहाँ टांग देता था, सन, धूप में टांग देता था। क्वेश्चन नंबर 56, हु सेड, किसने कहा, आई प्रेफर दिस काइंड, मुझे इसी तरह का लौकी पसंद है, किसने कहा, तो सेबी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, वन डे हु केम टू मीट सेबीज फादर, एक दिन कौन सेबी के पिता से मिलने आए, तो हिज फादर्स फ्रेंड, उसके पिता के दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 58 है, सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग, सेबी के पिता और उनके दोस्त बातचीत करने लगे, के बारे में, कौन चीज़ के बारे में, तो गॉड, लौकी के बारे में बात करने लगे। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, टू लिसन द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर, अपने पिता के बातचीत को सुनने पर, एंड हिज फादर्स फ्रेंड, और अपने पिताजी के दोस्त की बात को सुनकर, सेबी स्टार्टेड, सेबी लगा डैश इनवर्डली, अंदर ही अंदर, क्या लगा, तो लाफिंग, सेबी अंदर ही अंदर मन ही मन हंसने लगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेबी यूज्ड टू पॉलिश द डैश अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के नीचे सेबी डैश पॉलिश करता था, डैश को चमकाता था, इन स्कूल टाइम में कौन चीज़ चमकाया करता था, तो गॉड, लौकी को चमकाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 एक मैंने दे दिया है, और भी, सेबी बॉट, सेबी ने खरीदा डैश इंच गॉड, डैश इंच का लौकी, फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत से, कितने इंच का, 10 सेन में तो खरीदा, सेबी ने लौकी कितने में खरीदा, 10 सेन में, लेकिन वो कितने इंच का था, तो 5 इंच का जो है वो लौकी था। ठीक है,
और एक क्वेश्चन और डाल दिया हूँ। सेबी गॉट गॉड्स फॉर ए फ्यू डैश। सेबी ने खरीदा लौकी को कुछ डैश में, कुछ कितने, किस चीज़ में, कुछ सेन में, है ना। यदि फ्यू दिया हो तो सेन दे देंगे। अब हम आ गए 7वां चैप्टर जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चा को जन्म दिया जाता है, ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, जर्मेन ग्रीर वाज बॉर्न इन डैश। जर्मेन ग्रीर का जन्म डैश में हुआ, कब हुआ, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मेन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन डैश। जर्मेन ग्रीर की शिक्षा प्राप्त हुई कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जन्म में भी हुआ और वहीं पर शिक्षा भी प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेमिंग सेरेमनी, नाम रखने का जो समारोह होता है किसी बच्चा का, व्हेन द बेबी इज डैश ओल्ड, जब बच्चा डैश का हो जाता है, कितने दिन का हो जाता है, तो 7 डेज। वैसे तो 6 डेज ही होता है, लेकिन लेखिका ने बातों बातों में 7 डेज लिख दिया। तो नेमिंग सेरेमनी, नाम रखने का जो समारोह होता है वो 7वें दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेरेमनी इज हेल्ड, समारोह आयोजित होता है किसके लिए, फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, कि फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, कि फॉर बोथ, दोनों के लिए। जवाब होगा फॉर बोथ, दोनों के लिए। जो समारोह होता है नाम रखने का वो दोनों के लिए, चाहे लड़का जन्म हो या लड़की, 7 दिन में उसका जो है नाम रखने का समारोह होता है। आगे क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखी है, तो जर्मेन ग्रीर। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू क्लॉथ्स आर ब्रॉट, नए नए कपड़े लाए जाते हैं, फॉर के लिए, किसके लिए, तो बेबी के लिए कि मदर के लिए कि बोथ, दोनों के लिए, बोथ हो जाएगा इसका जवाब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय डैश। इस मौके पर संगीतीय कार्यक्रम जो होता है, गीत गाना होना गाना, किसके द्वारा किया जाता है, द वुमेन एंड गर्ल्स, औरतों और लड़कियों के द्वारा। इन बांग्लादेश में चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश। बांग्लादेश में 5-6 साल के बच्चे की देखभाल की जाती है, किसके द्वारा, बाय मनी के द्वारा, किसके द्वारा, तो होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हेन बेबी इज बॉर्न, जब बच्चा जन्म ले लेता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश, यह खुशी का समा होता है, किसके लिए, तो होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भधारण के दौरान, ए वुमेन प्रेफर्स, एक औरत पसंद करती है, हर मदर्स हाउस, अपने माँ का घर। क्यों पसंद करती है, क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि वहाँ उसे उचित देखभाल मिलती है। प्रॉपर केयर वाला जो है, केयर वाला जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भधारण के समय, द बेस्ट प्लेस फॉर वुमेन इज, औरत के लिए सबसे अच्छा जगह है वो कौन है, हर मदर्स हाउस, उसके माँ का घर। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, परंपरागत तरीके से, पुराने स्टाइल से जो बच्चे का जन्म होता है, इज एक्सेप्टेड, उसे स्वीकार किया जाता है। कैसे, तो कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सांस्कृतिक और सामूहिक तौर पर, कोई इसको बुरा नहीं मानते शिशु के जन्म को, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत जो समाज है उसमें, प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरीली सपोर्टेड, गर्भवती औरत को मुख्य रूप से सपोर्ट मिलता है, किसके द्वारा, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, तो हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा, पति उसको सबसे ज़्यादा सहयोग करती है गर्भवती औरत को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ट्रेडिशनल बर्थ, परंपरागत जन्म में, इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी, शिशु और माँ का जो मृत्यु दर होता है वो क्या होता है। जब घरे पे जन्म दिया जाए, ट्रेडिशनल स्टाइल में बर्थ दिया जाए, बच्चे को घर पर ही जन्म दिया जाए, हॉस्पिटल से नहीं ले जाया जाए, तो इन्फेंट यानी शिशु होता है, इन्फेंट मीन्स शिशु और माँ का जो मोर्टेलिटी होता है, मृत्यु दर, वो कैसा होता है, तो इसका जवाब होगा ग्रेटर। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी कर दिया है, ग्रेटर, GREAT। मोर्टेलिटी दर जो होती है, मृत्यु दर, वो ज़्यादा हो जाती है, हॉस्पिटल में उतना दर नहीं रहता है मृत्यु का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज में, वुमेन लूज हर ओन नेम, एक औरत अपना नाम खो देती है, एंड इज़ नोन, और उसे जाना जाता है, एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, अपने पहले जन्म लेने वाले बच्चे के नाम से, है ना। राकेश की माँ, सीता की माँ, जो पहला जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, ऐसा होता है ना परंपरागत समाज में। बट द वेस्ट रिगार्ड्स, लेकिन पश्चिम देश के जो लोग हैं, अमेरिका इंग्लैंड वाले लोग, वो इसे समझते हैं एज डैश के रूप में। इस बात को पश्चिम के देश के लोग क्या मानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चों आउटरेजियस, अपमानजनक मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो औरत है उसको उसके नाम से ही जाना जाना चाहिए, वो अपना नाम नहीं खोना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन आया है फिर भी। इन बांग्लादेश में डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, डैश एक तरह का परियों का कहानी होता है, फेरी टेल्स में होता है परियों की कहानी। बांग्लादेश में डैश को परी की कहानी कहा जाता है, किसको, तो रूप ठोका। क्वेश्चन आएगा रूप ठोका, चुप ठोका, टुप ठोका, ऐसा करके रूप ठोका जवाब दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रिवार्ड, क्या पुरस्कार ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भधारण के समय मिलता है, फॉर सिलेटी वुमेन, सिलेटी औरतों को, बांग्लादेश की सिलेटी औरत को क्या पुरस्कार मिलता है गर्भधारण के समय, तो इसका जवाब होगा टू गो टू हर मदर्स हाउस, उसे अपने माँ के घर जाने दिया जाता है, ये उसके लिए पुरस्कार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर डैश, पारंपरिक समाज में, पुराने स्टाइल के जो समाज हैं उसमें, बच्चे के जन्म के डैश पद्धति है, कैसे पद्धति है, बच्चे के जन्म देने के क्या प्रोसेस है, तो मेनी एंड वेरीड, अनेक और विविध हैं। कुछ जगहों पर कुछ अलग अलग परहेज कहा जाता है, कुछ जगहों पर कुछ अलग अलग परहेज, खान पीन बताया जाता है। तो वेज यानी तरीके जो हैं चाइल्ड बर्थ का पुराने समाज में, वो मेनी एंड वेरीड, कई और अलग अलग, अनेक और अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मेनी सोसाइटीज, कई समाज में, वुमेन स्टिल गो फोर्थ, औरतें अभी भी जाती है,
फ्रॉम दियर मदर्स हाउसेज, अपने माँ के घर से, एट मैरिज, शादी में, कहाँ जाती है, टू लीव, रहने के लिए, विथ, के साथ। शादी जब हो जाता है तो उसके बाद कई समाज में जो है औरत अभी भी जाती है अपने माँ के घर के छोड़कर कहाँ, हर मदर इन लॉ, अपने सास के यहाँ चली जाती है। यानी तो ऑप्शन में यदि रहेगा वाइफ ऑफ हर हस्बैंड्स ब्रदर, अपने हस्बैंड के भाई के पत्नी के साथ रहने के लिए, तो ये भी जवाब हो सकता है, हर मदर इन लॉ अपने सास के यहाँ चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कई परंपरागत समाज में, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध होता है, इज डैश, वो डैश होता है, कैसा होता है, तो मोर इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चा और माँ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण वाला संबंध रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिलहटी वुमेन गो, सिलहटी औरतें जाती है टू स्टे, ठहरने के लिए, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भधारण के अंतिम समय में, कहाँ ठहरने के लिए जाती है, हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो पार्ट है वो लिया गया है फ्रॉम द ऑथर्स बुक, लेखक की किताब, नेम्ड, जिसका नाम है, लेखक की किताब कौन सी है जिससे कि चाइल्ड इज बॉर्न पार्ट लिया गया है, तो जवाब होगा सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। बस आप सेक्स एंड डेस्टिनी भी याद रख सकते हैं, इसी किताब में से जो है ये स्टोरी लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑथर बिलीव्स दैट, लेखिका का मानना है कि सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज, सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, आर डिजाइंड, वो बनाए गए हैं टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ, डैश के हित के अनुसार, किसके हित के अनुसार लेखिका को लगता है कि समाज में रीति रिवाज बनाए गए हैं, तो जवाब होगा इसमें मेल्स, पुरुषों के हिसाब से जो है नियम कायदे समाज में बनाए गए हैं, किसके इंटरेस्ट से, किसके सूट करने के अनुसार, सूटेबल होने के अनुसार, तो मेल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को ठीक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रेजेंट चैप्टर, प्रस्तुत पाठ, एक्सप्लोर्स, जांचती है, द कल्चरल पेक्यूलरिटीज, अनोखापन जो संस्कृति में जो अनोखापन है उसको जांचती है, ऑफ द ईस्ट, पूरब में कैसे रहने का स्टाइल है बच्चे सबका जन्म देने का, एंड द वेस्ट, और पश्चिम में, रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और साथ में ही इस पाठ में प्रेजेंट चैप्टर में जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को दिखाया गया, माता पिता और बच्चे के संबंध को दिखाया गया, एंड डैश, और क्या दिखाया गया, चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म को ही तो दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, द हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड, अस्पताल इनकार करता था, या अस्पताल ने इनकार कर दिया, टू बिलीव, विश्वास करने से, दैट द प्रेग्नेंट वुमेन वाज इन डैश, कि गर्भवती औरत डैश में है, गर्भवती औरत कौन से स्थिति में है, वो करने से इनकार कर दिया हॉस्पिटल ने, तो इसका जवाब होगा सेकेंड स्टेज लेबर। देखो औरत, जब कोई गर्भवती औरत होती है तो उसके दो स्टेज होते हैं लेबर के, एक फर्स्ट स्टेज लेबर कहा जाता है गर्भवती औरत का वो समय जब उसे फील होने लगा कि बच्चा पेट में है, और सेकेंड स्टेज लेबर कहते हैं जब कुछ घंटे में अब बच्चा जन्म लेने वाला होता है। तो एक औरत थी, लेखिका के जान पहचान की, वो अस्पताल गई और वो सेकेंड स्टेज लेबर में थी, यानी कुछ घंटे में बच्चे जन्म लेने वाले थे, लेकिन अस्पताल ने जो है इनकार कर दिया, मानने से, बिलीव करने से, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है, गर्भवती औरत जो है, वो इन डैश में है, यानी सेकेंड स्टेज लेबर में है ना, द्वितीय चरम की पीड़ा जो होती है गर्भधारण के उस स्थिति में है, उसको मानने से जो है हॉस्पिटल रिफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, द हॉस्पिटल स्टाफ, अस्पताल के जो कार्यकर्ता लोग थे, वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव, वो बड़े असहयोगी थे, ध्यान नहीं देते थे, अबाउट डैश के पर उसके प्रति वो सहयोग नहीं करते थे, कौन चीज़ के प्रति, हॉस्पिटल स्टाफ अनकोऑपरेटिव थे, तो ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, हॉस्पिटल में कहा जाता था कि यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते हैं, स्तन से दूध नहीं पिला सकते। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया है, इन्फेंट एंड डैश मोर्टेलिटी, शिशु और डैश का मृत्यु दर, इज ग्रेटर, बहुत ज़्यादा होता है, इन ट्रेडिशनल बर्थ्स, जब पुराने स्टाइल से बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो परंपरागत शैली में यदि बच्चे को जन्म होता है तो इन्फेंट यानी शिशु और डैश की मृत्यु दर, किसकी मृत्यु दर, तो मदर मोर्टेलिटी, माँ की मृत्यु दर ग्रेटर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी, स्पष्ट रूप से शिशु और माँ का मृत्यु दर, इज ग्रेटर, बहुत ज़्यादा होती है, इन डैश में, कहाँ, ट्रेडिशनल बर्थ्स में, परंपरागत स्टाइल में जन्म होने पर, हॉस्पिटल सब नहीं ले जाया जाए तब। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स, शादीशुदा औरत सदस्य नहीं बन पाती है, ऑफ देयर न्यू फैमिली, अपने नए परिवार का, अनटिल दे हैव, जब तक कि वे ना दे, क्या ना दे, तो बॉर्न ए चाइल्ड, जब तक वे बच्चे को जन्म ना दे तब तक उसको सही मायने में घर का सदस्य मेंबर नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु आर ऑल एज्यूम्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, किसे जो है अनुचित और हिंसात्मक माना गया है, किसको गड़बड़ माना जाता है, तो मदर इन लॉ को, सास को हमेशा विंडिक्टिव और अनजस्ट, अन्यायी और प्रतिशोधी माना जाता है। अनजस्ट को सामान्य ढंग से कहें तो अन्यायी, विंडिक्टिव माने प्रतिशोधी, बदला लेने वाली, किसको माना जाता है, मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 28, द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स, अंधविश्वास जो है हमारे समाज में नए कपड़े लाने के बारे में, एंड इंस्ट्रूमेंट्स और उपकरण लाने के बारे में, फॉर बेबी, बच्चे के लिए, बिफोर द बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले, इज कंसिडर्ड एज, उसे माना गया है, क्या माना गया है, बैड लक, बुरा भाग्य, दुर्भाग्य, यानी कि बच्चे को यदि पहले ही एक्वायर यानी प्राप्त करके उसके लिए ले आया जाए न्यू क्लॉथ्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण बर्थ से पहले, तो वो बैड लक हो सकता है, बुरा भाग्य हो सकता है, दुर्भाग्य हो सकता है।
क्या कंसीडर किया गया? बैड लक माना गया, न्यू क्लॉथ सब लाना। क्वेश्चन नंबर 29, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज डैश, ए चाइल्ड इज बॉर्न एक डैश है, क्या है? तो एक एनएससी, एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 33, द डिलीवरी वार्ड, प्रसव वार्ड, प्रसव वार्ड होता है जिसमें कि हॉस्पिटल सब में प्रसव कक्ष होते हैं, जिसमें कि बच्चे जन्म देने वाली माँ, गर्भवती औरत लोगों को रखा जाता है, उसको कहते हैं प्रसव कक्ष। तो डिलीवरी वार्ड, प्रसव कक्ष वाज फुल ऑफ, भरा हुआ था, डैश ऑफ वुमेन, औरतों के डैश से, कौन चीज़ से? तो ग्रोनिंग, औरतों के विलाप से, रोने से, खूब जोर जोर से रोने से, है ना, पेन से वो लोग रो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान, द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी आर डैश, चिंता की जो सीमा होती है वो बहुत, चिंता की सीमा डैश होती है, कैसी होती है? तो हाई, ऊंची होती है, चिंता काफ़ी रहता है लोग, एंग्जाइटी में चिंता होता है ना। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओल्ड वाइफ्स टेल्स, ओल्ड वाइफ्स टेल्स से आप क्या समझते हैं? पुरानी पत्नियों की कहानियों से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब दीजिएगा ट्रेडिशनल अनसाइंटिफिक बिलीफ, प्राचीन अवैज्ञानिक विधान, है ना, ट्रेडिशनल अनसाइंटिफिक बिलीफ। ओल्ड वाइफ्स टेल्स वाला क्वेश्चन आए तो ट्रेडिशनल अनसाइंटिफिक बिलीफ, अनसाइंटिफिक बिलीफ भी रह सकता है सीधे, तो वही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट, सामान्य तौर पर गर्भवती औरत को भेजा जाता है टू हर डैश होम, अपने डैश घर, फॉर चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने के लिए, तो अपने पेरेंट के घर या अपने मदर के घर जो है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर द सिलहेटी वुमेन, सिलहेटी औरत जो होती है बांग्लादेश की, द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, उसके लिए गर्भधारण के समय का जो पूरा समय रहता है वो होता है, उसके लिए क्या रहता है? तो उसके लिए वो एक सेलिब्रेशन होता है, उत्सव का समय रहता है गर्भधारण का पूरा समय। क्वेश्चन नंबर 35, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, पुराने समाज जो है उसमें पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव आधुनिकीकरण का एक सबसे बड़ा क्या है? प्रॉब्लमेटिक क्षेत्र है, समस्याकारी चीज़ है। पुराने समाज में जो पश्चिमी चिकित्सा आ गया है आज का, वेस्टर्न मेडिसिन जो आ गया है, पश्चिमी दवा सब जो आ गया है, उसका असर प्रॉब्लम बन चुका है पुराने समाज में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में, है ना, लेखिका को ये सब उतना अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट्स, वाइट कोट वाले की प्रतिष्ठा इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाज में, पुराने समाज में, इज डैश, डैश है कि क्या है? उजले कोट वाले का सेंस है यहाँ पर डॉक्टर को कहा जा रहा है, डॉक्टर की प्रतिष्ठा जो है पुराने समाज में कैसा है? इनॉर्मस है, बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द काइंड ऑफ फेरी टेल्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में किस तरह की परियों की कहानी कही जाती है? तो रूप ठोका कहानी, फेरी टेल्स में होता है परियों की कहानी, कैसा फेरी टेल्स? तो रूप ठोका। क्वेश्चन नंबर 38, विच वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम, किस तरह की औरत को कई तरह के निषेध, परहेज, कई तरह के अनुष्ठान, कई तरह के रिवाज को फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से औरत को? तो प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती औरत को। क्वेश्चन नंबर 39 है, गार्लैंड्स ऑफ डैश वर गिवन, डैश का माला दिया जाता है टू न्यू बेबी, नए बच्चे को, कौन चीज़ का माला? तो टर्मेरिक एंड गार्लिक, हल्दी और लहसुन का माला जो है, गार्लैंड जो है माला, वो न्यू बेबी को दिया जाता है, पहनाया जाता है कि नज़र उजागर नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, हु विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो बंटू रोगी होते हैं, यानी कि दबे कुचले लोग जो होते हैं, वो रोगी जो होते हैं, उसके हॉस्पिटल में कौन विजिट की थी, कौन गई थी? तो शीला किटजिंगर गई थी। मॉडर्न हॉस्पिटल बंटू पेशेंट के लिए साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ कौन गई थी? तो शीला किटजिंगर, वो भी एक लेखिका है बड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस, सिलहेटी औरत जो बांग्लादेश की होती है और उसके बच्चे को दिया जाता है नया कपड़ा, ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, जन्म के डैश दिन, कैमें दिन? 7th डे, 7वें दिन। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, हु टोल्ड रूप ठोका, रूप ठोका कहानी जो होती है परियों की कहानी, फेरी टेल्स, वो कौन कहती है? तो अंट, चाची, या ऑप्शन में रहे ग्रेट अंट, बड़ी चाची, तो वो भी हो सकता है, सीधे अंट हो तो अंट दीजिए, नहीं तो ग्रेट अंट लिखा हो, बड़ी चाची, तो वो भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन द डैश, डैश में द हस्बैंड वाइफ ड्यू एन्जॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, डैश में पति और पत्नी बहुत ज़्यादा आज़ादी और अपनापन महसूस कर पाते हैं, कहाँ पे? तो वेस्ट, पश्चिमी देश में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं लगाया जाता है, पाबंदियाँ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वुमेन इज लुक्ड आफ्टर ऑल द टाइम, किस औरत को हर समय देखभाल किया जाता है? लुक आफ्टर मीन्स देखभाल का, जवाब होगा प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती औरत का हमेशा देखभाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे के बाहर, विथ डैश ऑब्जेक्ट, डैश वस्तु से, कौन वस्तु से? नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्राकृतिक वस्तु से, जैसे मिट्टी से कुछ बना लिया, कपड़ा से गुड़िया बना लिया, इन सब चीज़ों से। 8वें पार्ट को देखेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, खबर तंत्र कैसे आज़ाद है। पहला क्वेश्चन है, डोरोथी एल सीयर्स वाज बॉर्न इन डैश, इसका जवाब हो जाएगा 1893, डोरोथी एल सीयर्स का जन्म 1893 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, डोरोथी एल सीयर्स डाइड इन डैश, डोरोथी एल सीयर्स डैश में मृत्यु हुई, कब हुई? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड, खबर तंत्र की आज़ादी पर रोक लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट लगा दिया जाता है, ड्यूरिंग डैश, डैश के दौरान, कौन दौरान? तो वार, युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द स्टेट इज़ द डैश, सरकार जो होता है या राज्य जो होता है वो डैश होता है, क्या होता है? तो सर्वेंट ऑफ द पीपल, वो लोगों का क्या होता है? सर्वेंट होता है।
स्टेट सर्वेंट होता है, या गवर्नमेंट जो हो वो सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये आंसर नहीं होगा, ये बी होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, डोरोथी एल सीयर्स एजुकेटेड एट डैश। डोरोथी एल सीयर्स शिक्षा प्राप्त किए कहाँ पे? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सबसे बड़ा प्रतिबंध जो है जनता के विचारों की आज़ादी पर लगाया जाता है, इज वो है कौन सा? अनऑफिशियल, अनौपचारिक तौर पर लगाया जाता है। अनऑफिशियल इसका जवाब होगा। हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन वाले का जवाब क्या होगा? अनऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस रहे या अनऑफिशियल रहे, वही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश। लोकतंत्र में खबर तंत्र की आज़ादी डैश है, क्या है? नेसेसरी है, यानी आवश्यक है। खबर तंत्र आज़ाद नहीं रहे तो इंसान भी आज़ाद नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली। कोई जो लोकप्रिय अखबार जो होता है उसकी संपादकीय लेखन नीति जो है इज कंट्रोल्ड, वो नियंत्रित किया जाता है बाय डैश। डैश के द्वारा, कौन चीज़ के द्वारा? तो बाय 2 चीफ फैक्टर्स, 2 मुख्य तथ्यों के द्वारा उसमें जो भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा। 2 मुख्य चीज़ उसमें रहता है, एक विज्ञापनदाता का ध्यान रखा जाता है और दूसरा मालिक का, उसके खिलाफ नहीं चलेगा। तो 2 चीफ फैक्टर्स इसका जवाब होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। कोई भी बहुत ज़्यादा चलने वाली जो न्यूज़पेपर होती है, डेयर सपोर्ट, वो हिम्मत नहीं करती है समर्थन करने का, ए पब्लिक पॉलिसी, जनता की नीति का, ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि उसका स्वार्थ निहित रहता है, निहित स्वार्थ रहता है, ऑफ डैश, डैश के लिए, एडवर्टाइजर्स, विज्ञापनदाताओं के लिए, विज्ञापनदाताओं के स्वार्थ हित को देखते हुए वो कोई भी अखबार जो है जनता के हित के लिए हर तरह की बात का समर्थन नहीं कर सकता है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश रहेगा तो क्या देंगे? एडवर्टाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी। एक बड़ा संचालन जो होगा यदि पेपर का, कोई अखबार का, वो दिवालिया बना सकता है अखबार को। इफ़ द न्यूज़ पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, यदि अखबार को निर्भर रहना पड़े डैश पर, किस पर? तो द सेल्स, बिक्री पर। कहने का यह मतलब है इसका कि कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर जो है यदि वो बिक्री, सेल्स पर निर्भर रहे, प्रचार पर निर्भर नहीं रहे प्रचार करने वाले के, तो दिवालिया हो जाएगा। देखिए बड़ा बड़ा पेपर आता है, देता है बहुत कम में, उतने में उसका कैसे प्रॉफिट होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय डैश। समाचार पत्र की नीति काफ़ी हद तक के द्वारा निहित रहती है, द प्रोपराइटर, मालिक के द्वारा। कोई भी समाचार पत्र में क्या लिखा जाएगा उसका निर्धारण जो है मालिक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर। लेखक ने गलत ढंग से पेपर में जो चीज़ें छापी जाती है उसके डैश रूप दिखाए हैं। कितने रूप दिखाए हैं? तो इसका जवाब होगा 6 रूप दिखाए हैं। 6 तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूज इन द न्यूज़ पेपर इज जनरली डैश। न्यूज़पेपर में जो खबर होती है वो प्रायः क्या होती है? तो समवट चेंज, थोड़ा सा बदला हुआ होता है, कुछ हद तक बदला हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिसेंट जर्नलिस्ट्स, जो अच्छे सभ्य जो पत्रकार होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और जिम्मेवार संपादक लोग, आर नॉट प्लीज्ड, वो खुश नहीं हैं, विथ प्रेजेंट अफेयर्स, वर्तमान के जो मामले हैं। बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो प्रेजेंट अफेयर्स जो कि अभी ट्रू हो रहे हैं वो ट्रू हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रेस एन्जॉयज द डैश। खबर तंत्र जो है डैश से आनंद मिलता है खबर तंत्र को, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, जनता की जो लाचारी है उसका वो आनंद उठाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डैश। आमतौर पर खबर तंत्र की आज़ादी का मतलब है कि उसे डैश से आज़ादी मिलना चाहिए। कौन चीज़ से? सेंसरशिप, उस पर जो नियंत्रण किया जाता है उससे उसको आज़ादी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, साधारण स्थितियों में, व्हिच प्रेस इज सिमिलरली फ्री एज मेंशन्ड इन द एसे। कौन सा खबर तंत्र जो है वो ज़्यादा आज़ाद है इस निबंध के अनुसार? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटिश प्रेस। ब्रिटिश प्रेस जितना आज़ाद है, सिमिलरली फ्री है, उतना आज़ाद कोई प्रेस नहीं है। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense. जब हम फ्रीडम की बात करते हैं प्रेस के, तो हमारा मतलब फ्रीडम के यानी आज़ादी का मतलब है कौन सेंस में? टेक्निकल सेंस में, तकनीकी तौर पर आज़ादी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंटर डॉक्ट्राइन ऑफ डैश। प्रेस की स्वतंत्रता डैश केंद्र के सिद्धांत को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के लिए काम करता है, डेमोक्रेसी, है ना। सेंटर डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल्ड। हर अखबार जो है वो बंधा रहता है टू इट्स ऑन सेट ऑफ, अपने अपने डैश से। कौन चीज़ से? तो ओवरलॉर्ड्स, अपने अपने अधिपतियों, मालिकों से सेकल्ड रहता है, झगड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट पॉलिसी वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर नॉट सपोर्ट हाउएवर मच इन नेशनल इंटरेस्ट माइट कन्फ्लिक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स।
कौन सी नीति व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र के समर्थन नहीं, हालांकि राष्ट्रीय हित में विज्ञापनकर्ताओं के निहित स्वार्थ का विरोध करता है? पब्लिक पॉलिसी ना। मैंने कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलिसी है जिसको कि कोई भी बहुत चलने वाला न्यूज़पेपर हिम्मत नहीं करता है उस पर बोलने पर, हालांकि वो जनता के हित के लिए होता है। तो इसका जवाब होगा मतलब विज्ञापनदाता से के विरुद्ध जो भी होगा वो लोकनीति में भी होगा, फिर भी उसका विरोध किया जाता है, तो पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इज़ द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर्स? प्रेस साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं उसकी विशेष उपलब्धि क्या होती है? तो गार्बलिंग, विकृतीकरण करना, मिथ्या अर्थ लेना, बात को घुमा देना, ये गार्बलिंग जो है उन लोगों की स्पेशल अकम्प्लिशमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ वाज डैश? लॉर्ड नॉर्थक्लिफ कौन थे? तो न्यूज़पेपर ऑनर थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट? देश का मालिक कौन होता है? तो पीपल होता है, लोग। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक डैश? अखबार जो होता है वो बना या बिगाड़ सकता है क्या चीज़ को? तो रेपुटेशन को, इज्जत को। क्वेश्चन नंबर 25, ए फ्री एंड फेयर डैश इज़ द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी? एक आज़ाद और सही डैश जो होता है वो प्रजातंत्र का प्रहरी है। कौन चीज़ है? फ्री एंड फेयर प्रेस। यदि आज़ाद और सही खबर तंत्र हो रहे, जो सही सही बात को लिखे, वो क्या है? प्रजातंत्र का के लिए पहरेदार का काम करता है। हु आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस? प्रेस का जो है, प्रेस से दुश्मनी मोल लेने के प्रति कौन सावधान रहता है कि उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहिए? अक्सर पॉलिटिशियंस, राजनेता लोग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड? नियंत्रण कब लगाया जाता है, कंट्रोल कब किया जाता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय में जो है इमरजेंसी लगा दिया जाता है, आपातकाल के समय में कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू? अखबार के आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू? इज समाचार के कमाई का दूसरा मुख्य स्रोत क्या होता है? द वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिक का जो धन होता है वो। क्वेश्चन नंबर 30, मिस सेयर्स सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन डैश? मिस सेयर्स ने कही कि वे अब और नाटकें नहीं लिखेगी सिवाय कमीशन, नियुक्ति पर जब मांग होगी उसके अलावे नहीं लिखेगी, तो कमीशन, एक्सेप्ट ऑन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, व्हाट इज वन ऑफ द 7 चार्जेज द ऑथर मेक अगेंस्ट द प्रेस? 7 आरोपों में से एक क्या है? सेंसेशनल हेडलाइंस, सनसनीखेज शीर्षक बना देना। हु वाज एन एसेइस्ट, प्ले राइट एंड पोइट? कौन एक निबंधकार, नाटककार और कवि हैं? डोरोथी एल सेयर्स। हु हैज़ रिटन हाउ फ्री इज द प्रेस? हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स। प्रोपराइटर ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ डैश? अखबार के मालिक को डैश होता है, क्या होता है? तो अखबार है ना, अखबार के मालिक को क्या होता है? तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु एज्यूम्स दैट रेंडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग? कौन मानता है कि देने वाला जो है, पढ़ने वाला जो है, उसको कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है? कौन ऐसा मानते रहे? हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस? कौन ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा असंतुलन की स्थिति में रहती है, कब क्या हो जाए? न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 37, सेयर्स वाज द डैश वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? सेयर्स डैश औरत थी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी? फर्स्ट। 38, द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैड टू बी चेंज्ड टू डैश? न्यूज़पेपर में तारीख को बदल दिया गया था के कारण? कौन चीज़ के कारण? हाइड द फैक्ट, तथ्य को छुपाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्लॉड्स ऑफ द विटनेस इज लिटरेरी वर्क ऑफ डैश? क्लॉड्स ऑफ द विटनेस नामक जो किताब है वो किनके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल सेयर्स। क्वेश्चन नंबर 40, ए चीप डेली न्यूज़पेपर व्हिच गोज एवरीवेयर हैज डैश? सस्ता दैनिक समाचार पत्र जो हर जगह चलता है उसका वो कैसा डालता है? तो मोर इन्फ्लुएंस, ज़्यादा प्रभाव डालता है। चैप्टर 9 पर आगे, एच.ई. बेट्स वाज बॉर्न इन डैश? एच.ई. बेट्स का जन्म कब हुआ? 1905। क्वेश्चन नंबर 2, एच.ई. बेट्स डाइड इन डैश? एच.ई. बेट्स की मृत्यु कब हुई? 1974 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, एच.ई. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज डैश? एच.ई. बेट्स की पहली नॉवेल तब छपी जब वो कितने साल के थे? तो 20 साल के। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज डैश? जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? तो बेंजी। द जॉनसन सन वाज डैश? जॉनसन का बेटा डैश था, क्या था? तो सिंपल, साधारण लड़का था। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश? बेंजी डैश साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? इसका जवाब होगा 14 साल, 14। बेंजीज फादर वाज डैश? बेंजी का पिता डैश था, क्या था? तो एक प्रीचर था, उपदेश देने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, लोकल प्रीचर था। बेंजीज फादर वैल्यूड डैश? बेंजी के पिता महत्व देते थे, फेट, भाग्य को ज़्यादा महत्व देते थे। क्वेश्चन नंबर 9, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी? बेंजी के माता पिता ने योजना बनाया एक समारोह करने का, व्हेन ही वाज डैश? जब वह डैश का हो जाएगा, उसने उसका बेटा जब डैश साल का हो जाएगा, 21।
द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सुझाव दिया, सलाह दिया, टू लेट हिम कीप डैश, उसे डैश पालने देने के लिए। क्या चीज़ पालने देने के लिए? तो हैंस, मुर्गियाँ। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय डैश, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया? एचिबेट्स। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड डैश, जब वो स्कूल को छोड़ा तब उसके पास में डैश थे। डैश क्या थे? तो डैश थे 40 और 50 हैंस, 40-50 मुर्गियाँ तब तक उसके पास हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हिज हैंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश, उसकी मुर्गियाँ औसतन डैश उत्पादन करती थी। क्या उत्पादन करती थी? 200 एग्स, 200 अंडे उत्पादन करते थे। बेंजी वॉज अ डैश, बेंजी एक डैश था, क्या था? ए सिंपल माइंडेड पर्सन, एक साधारण दिमाग का व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 15, जॉनसन हैड इन हिज पोजेशन डैश, जॉनसन के पास डैश था, क्या था? जवाब होगा सी डी, ए प्लॉ, एक हल था, एक काट, एक पहिया वाला गाड़ी था, टूल्स औजार थे, ए बोनी ब्राउन मेयर, एक जो है दुबला पतला भूरी रंग की घोड़ी भी थी उसके पास में। तो यही 4-5 चीज़ उसके पास में था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 साल का हो गया, हिज फादर हैंडेड हिम डैश, उसके पिता ने उसको थमा दिया, क्या चीज़ थमा दिया? पासबुक। क्वेश्चन नंबर 17, एचिबेट्स बिलोंग टू डैश, एचिबेट्स डैश से संबंध रखते हैं, कहाँ से? इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स जॉनसन्स कपल रियलाइज दैट देयर ओनली सन वाज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स एंड सो टुक हिम टू द डॉक्टर, कितने साल के बाद जॉनसन के माता पिता को, जॉनसन पति पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसके बेटे बिल्कुल सही नहीं है बाकी बच्चों के जरिए जैसे, और उसे डॉक्टर के पास ले गए? तो 30 ईयर्स, 30 हो जाए। द वर्ड इन द चैप्टर परसुएडेड मीन्स सेम एज डैश, परसुएडेड का मतलब इस पार्ट में जो परसुएडेड वर्ड का यूज हुआ है उसका क्या मतलब? कन्विंस्ड, राजी करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज द जॉनसन्स कपल फॉर द मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ देयर सन, डॉक्टर ने जॉनसन पति पत्नी को अपने बेटे की दिमागी स्थिति को सही करने के लिए क्या सलाह दिया? गिव सम ऑक्यूपेशन, की उसे कुछ रोजगार करने दें। 21 है, ऑल दैट द जॉनसन्स कपल हैड वाज डैश, जॉनसन पति पत्नी के पास जो सब कुछ था उसके पास में वो बस उसका क्या था? अर्थ धरती। क्वेश्चन नंबर 22, बेंजी गॉट ए पासबुक व्हेन ही वाज ऑफ द एज डैश, बेंजी को पासबुक मिला जब वह डैश साल का था। 21, व्हेन बेंजी पोजेस्ड ए पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब बेंजी ने अपने माता पिता से पासबुक लिया, हिज पासबुक हैड हाउ मच अमाउंट, तो उस समय में उसके पासबुक में कितने पैसे थे? मोर देन 230 पाउंड्स, 230 पाउंड से अधिक पैसे तब उसके पास में थे उस पासबुक। 24, बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ डैश, बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी किया कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में बेंजी जो है शादी करता है। द अर्थ इज अ डैश, द अर्थ एक डैश है, क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी। क्वेश्चन नंबर 26, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज, क्योंकि, इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि क्योंकि दे थॉट, या तो ये आंसर, दे थॉट फ्लोरेंस वुड टेक अवे हर सन, क्योंकि वे सोचते थे कि फ्लोरेंस जो है छीन लेगा उसके बेटे को उससे, है ना। या ऑफ हर ग्रे एज आइज हो तो वो भी आंसर हो सकता है, उसके बूढ़ी आंखों के कारण वो अच्छा नहीं लगता था। या दे थॉट, उन लोगों को लगता था कि फ्लोरेंस वुड टेक अवे हर सन, फ्लोरेंस जो है उसके बेटे को उससे छीन लेगा इसलिए। या फिर तीसरा एक आंसर ये भी हो सकता है, फ्लोरेंस वाज अगली, फ्लोरेंस क्रूप थी, अगली भी जवाब हो सकता है। या नॉट ब्यूटीफुल, बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, बेंजी ने अपने माता पिता से कहा टू गो समवेयर एल्स, कहीं और चले जाने के लिए, बिकॉज ही, क्योंकि वह डैश, तो ही हैड बॉट द हाउस, क्योंकि वह अब घर को खरीद लिया था, इसलिए वो अपना कह रहा था कि अपना जाइए यहाँ से। हु वाज बेंजीज वाइफ, बेंजी की पत्नी कौन थी? तो फ्लोरेंस थी बेंजी की वाइफ। 29, बेंजी वांटेड टू बाय हिज पेरेंट्स लैंड टू डैश, बेंजी अपने माता पिता की ज़मीन डैश के लिए खरीदना चाहते थे, क्या चीज़ के लिए? पुट अप मोर इनक्यूबेटर हाउसेज, अंडे सेने की मशीन जो है उसमें लगाएं उस घर में, इसलिए पूरी ज़मीन को खरीदना चाह रहे थे। एट लास्ट वेयर वेर हिज पेरेंट्स स्टैंडिंग, आखिर में उसके माता पिता कहाँ खड़े थे? ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ पर, पगडंडी पर, है ना। बाहर निकाल दिया गया उन लोगों को, गाड़ी से ले जा करके बाहर पेवमेंट में छोड़ दिया गया। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट स्पीक, बेंजी के माता पिता ने नहीं बोला। व्हेन देयर सन ड्रोव देम डाउन इनटू द टाउन, जब उसका बेटा बेंजी जो है उनको शहर में ले गया, बिकॉज, क्योंकि, दे बिलीव्ड दैट, उन लोगों का मानना था अभी भी, ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, वो सिर से सही नहीं है। हु वाज अ पुअर फार्मर, गरीब किसान कौन था? इसका जवाब होगा जॉनसन, बेंजी के पिता का नाम जॉनसन था, गरीब थे। 33, हु वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का असली मालिक कौन था? तो सैंडर्स। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ डैश, फ्लोरेंस जो रहती है वो अंत में डैश की पत्नी हो जाती है, किसकी पत्नी? तो बेंजी की पत्नी हो जाती है। 35, जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन के पास डैश जमीन का अधिकार था, कितना एकड़ जमीन पर अधिकार था? 4 एकड़ जमीन। हु सेड यू आर पीपल ऑफ द लैंड, किसने कहा आप लोग खेती वाले लोग हैं? डॉक्टर। 37, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी ने अपने माता पिता से डैश में खाने के लिए कहा, कहाँ पे थे? किचन में, रसोई घर में। अब वो लोग अपना अलग रूम में खाना बनाने लगे।
38 है, वेयर डिड बेंजी लीव हिज पेरेंट्स एट लास्ट, बेंजी ने अपने माता पिता को अंत में कहाँ छोड़ दिया, तो ऑन द पेवमेंट, पगडंडी पर। 39, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश, बेंजी घर में प्रवेश किया डैश के साथ, एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी बनाकर, एट द एज ऑफ 40, 40 वर्ष की उम्र में। किसके साथ प्रवेश किया, तो फ्लोरेंस के साथ प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 40, बेंजीज आइज वर डैश, बेंजी की आंखें डैश थी, कैसी थी, तो ब्लू। क्वेश्चन नंबर 14, जॉनसन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन डैश, जॉनसन को डैश में अधिक रुचि था, कौन चीज़ में, तो जॉनसन को जो है टॉकिंग में ज़्यादा रुचि था। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट डैश दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, बेंजी को समझ में आ गया था पहली और अंतिम बात डैश के बारे में, कि इसका मकसद, इसको रखने का मकसद अंडा लेना है। तो क्या चीज़ के बारे में, तो क्या समझ में आ गया था, तो मुर्गी के बारे में, हैन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, एज टाइम वेंट बेंजी बिगेन टू कीप डैश हैंस, जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी डैश मुर्गियाँ रखने लगे, कितने मुर्गियाँ रखने लगे, जवाब होगा मोर हैंस, या मोर एंड मोर हैंस। 44, जॉनसन बिलीव्ड दैट, जॉनसन का मानना था कि द अर्थ डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय गॉड, धरती जो है वो बनाई गई है, निर्माण की गई है भगवान के द्वारा, वुड डैश, और वही डैश कर लेंगे, टेक केयर बाय, वुड टेक केयर बाय गॉड, उसका देखभाल भगवान के द्वारा हो जाएगा, वुड टेक केयर बाय गॉड। गॉड वाले क्वेश्चन का जवाब भी गॉड या टेक केयर करके जो होगा वो जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू वैकेट फ्रॉम बेडरूम दे डैश, जब बेंजी ने आगे का कमरा खाली करने के लिए कहा अपने माता पिता को, तो वे लोग क्या थे, हर्ट, दुखी हो गए। हाउ डिड बेंजी नो अबाउट सेग्रीगेटिंग ब्रीड्स ऑफ हैंस, बेंजी कैसे मुर्गियों के नस्ल को अलग करने के बारे में जाना, तो एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसी में वो नो कर पाया, नहीं जान पाया सेग्रीगेट करने के बारे में, नस्ल अलग अलग मुर्गी के नस्ल को अलग अलग रखने के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज आल्सो सर्व्ड इन ब्रिटिश एयरफोर्स, इसमें से निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो ब्रिटिश एयरफोर्स में भी जो है काम किए थे, तो जानकारी होना चाहिए कि एच.ई. बेट्स ब्रिटिश एयरफोर्स में भी काम किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज व्हिटमोर, व्हिटमोर कौन था, तो लैंड ओनर, ये भी ज़मीन का मालिक था। 49, हु न्यू नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के बारे में किसे कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो बेंजी। क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड नाउ यू आर 21 दिस इज योर मनी, किसने कहा कि अब तुम 21 साल के हो गए हो, ये पैसे तुम्हारे हुए, जॉनसन। चैप्टर 10 पर आ गए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, एक यात्री के नज़रों से भारत। पर्लेस बक वाज बॉर्न इन डैश, पर्लेस बक का जन्म कब हुआ था, 1892। पर्लेस बक वाज डैश बाय बर्थ, पर्लेस बक जन्म से डैश थी, कहाँ की थी, तो अमेरिका की रहने। क्वेश्चन नंबर 3, पर्लेस बक वाज रियर्ड, पर्लेस बक का पालन पोषण हुआ इन डैश, डैश में कहाँ, तो चाइना में। पर्लेस बक वाज रियर्ड बाय हर डैश, पर्लेस बक का पालन पोषण अपने डैश के द्वारा हुआ, किसके द्वारा, तो मिशनरी पेरेंट्स, यानी धर्म प्रचारक उनके माता पिता थे, उसी के द्वारा जो है उनका लालन पालन हुआ। पर्लेस बक रेड इन डैश, पर्लेस बक ने पढ़ाई की में, कहाँ पे, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पर्लेस बक वॉन द नोबेल प्राइज इन डैश, पर्लेस बक को नोबेल प्राइज डैश ईस्वी में मिला, कब मिला, 1938 ईस्वी में मिला। गांधी होल्ड वाज अपॉन डैश, गांधी जी का जो है पकड़ था डैश पर, किस पर, गांधी जी का किस पर पकड़ था, तो इसका जवाब होगा बोथ, यानी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी व्यक्ति जो यहाँ पर थे इंडिया में उस पर भी, अब पीजेंट्स मतलब था किसान पर भी, दोनों पर पकड़ था उनका। 8, द मंगोलियन यूरोप इन्वेडेड, मंगोलियन लोग जो थे यूरोप पर हमला, मंगोलियन यूरोप इन्वेडेड डैश, मंगोलियन जो थे यूरोप के, फ्रॉम यूरोप, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप, यूरोप के रहने वाले जो मंगोलियन थे वो चढ़ाई किया, कहाँ पे चढ़ाई किया, आक्रमण किया था, कश्मीर पर आक्रमण किया। पर्लेस बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द डैश, पर्लेस बक के पारिवारिक डॉक्टर डैश के थे, कहाँ के रहने वाले थे, फैमिली डॉक्टर उनके, तो इंडियन। 10, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज डैश, पहली जो यूनाइटेड स्टेट के महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष रही थी, अध्यक्ष होगा, पहली महिला अध्यक्ष जो यूनाइटेड स्टेट की रही, जनरल असेंबली की, महासभा की, तो वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो कहाँ की थी, तो इंडियन थी, इंडिया की थी। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट डैश, अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय लोगों का सही महीने में जो जिंदगी होती थी वो कितने साल की होती थी, 27 ईयर्स, 27 साल की होती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर ऑल द इल ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स डैश, सारी जो भारत में जो सब बुराइयां हैं, समस्या हैं, उसके लिए लेखक किसको आरोप लगाते, ब्लेम करते, द इंग्लिश रूल, अंग्रेजी शासन को। द राइटर विजिटेड एन इंडियन फैमिली, लेखिका जो है वो भारतीय परिवार में भ्रमण की घूमी, एंड फेल्ट, और महसूस किया, क्या महसूस किया, तो हैप्पीनेस, खुशी महसूस किया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14, द बुक कम माई बिलवेड हैज़ द डैश, कम माई बिलवेड नामक जो पुस्तक है उसमें क्या चीज़ के बारे में बात है, तो इंडियन बैकग्राउंड, भारतीय पृष्ठभूमि, भारत के बारे में उसमें बातचीत है। 15, पर्लेस बक विजिटेड इंडिया टू सी, पर्लेस बक जो भारत आई देखने के लिए, क्या चीज़ देखने के लिए, ताजमहल नहीं, फतेहपुर सिकरी नहीं, ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, नो। यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज, शहर में रहने वाले युवा बुद्धिजीवी, एंड पीजेंट्स इन विलेजेज, और गाँव में रहने वाले किसानों को जो है देखने के लिए वो आए थे,
मिलने के लिए आए थे। तो या तो नन ऑफ दिस दीजिए, नहीं तो यंग इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट वाला आंसर हो तो वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, कश्मीर वाज इन्वेडेड डैश। कश्मीर पर इन्वेड किया, हमला किया गया किसके द्वारा? तो बाय वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स, गोरे बर्बर आक्रमणकारियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, कोलोनाइजेशन हैड मेड द इंडियन डैश। उपनिवेशवाद जो है भारतीयों को डैश बना दिया, क्या बना दिया? इनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड, हतोत्साहित और कमज़ोर बना दिया, थका हुआ बना दिया। उपनिवेशवाद क्या होता है? किसी देश के द्वारा किसी देश पर कब्जा कर लेना और उसको लूटना, है ना। तो कोलोनाइजेशन जो किया था अंग्रेज लोग, वो इंडियन को क्या करते? इनर्वेटेड, कमज़ोर एंड एग्जॉस्टेड और थका हुआ बना दिया। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन वॉज सीन इन द फॉर्म ऑफ डैश। उपनिवेशवाद जो भारत पर किया गया उसका सबसे खराब प्रभाव किस चीज़ के रूप में देखने में मिला? तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के रूप में देखने को मिला, सब बेरोजगार थे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज डैश। लेखिका के अनुसार नेता का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब होगा सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, बिना किसी स्वार्थ के काम करना। द प्रोज पीस इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय डैश। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया? तो आप जानते ही हैं, पर्लेस बक। 21, व्हेन डिड पर्लेस बक डाई? पर्लेस बक डाई कब हुई, मरी कब? 1973। हु लेट पर्लेस बक नो अबाउट बुद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। किसने पर्लेस बक को बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के इतिहास के बारे में बताया? तो इनके फादर बताया। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड कलर रिमाइंड्स टू द राइटर ऑफ डैश। रंग जो है वो लेखिका को डैश की याद दिलाते हैं, कौन चीज़ की याद दिलाते हैं? इंडियन लाइफ, भारतीय ज़िंदगी की याद दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वॉज मैरिड टू डैश। एक युवा भारतीय दोस्त जो है लेखिका की, वो शादी किए, किससे शादी किए? तो काश्मीरी मैन, काश्मीरी आदमी से जो है शादी किया। उनके फ्रेंड के साथ शादी किया, तो काश्मीरी मैन। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द स्किन कलर ऑफ द काश्मीर इज लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज डैश। लेखिका के अनुसार कश्मीर के लोगों का चमड़े का जो रंग होता है वो प्यारा क्रीम जैसा होता है, और उनका जो हुलिया होता है वो ऐसा लगता है जैसे मानो यूनान के सुंदर लोग हों, ग्रीक के लोग हों, है ना। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन पीपल बी रेकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू विच रेस। भारतीय लोग जो होते हैं उसे समझा जा सकता है कि वो कौन से नस्ल के लोग हैं। कोई रेस मीन्स नस्ल, जवाब होगा कॉकेशियन रेस, रेस का जवाब कॉकेशियन। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द राइटर विलिंग टू सी इन इंडिया। लेखक जो है वो क्या इच्छा कर रहे हैं देखने का भारत में? तो या किससे मिलना चाह रहे हैं? सी मीन्स मिलना भी होता है। तो यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज एंड पीजेंट्स इन विलेजेज, यही युवा बुद्धिजीवी शहर में जो है और गाँव में जो किसान हैं उससे को देखने का उनका मकसद है। द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड बिकॉज ऑफ डैश। भारत में रहने वाले जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बेचैन और करवाहट महसूस कर रहे थे, कौन चीज़ के कारण से? स्लेवरी, गुलामी के कारण से। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू द वेस्ट। कौन सा महान पाठ है जो भारत से पश्चिमी देश को सीखने की ज़रूरत है? इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपरा। क्वेश्चन नंबर 30, द प्लान वाज दैट इंडिया वुड रिबेल अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर डैश। योजना थी कि भारत बगावत करेगा, विद्रोह करेगा इंग्लैंड के खिलाफ डैश के ठीक बाद। किसके ठीक बाद? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद भारतीय लोग जो है बगावत करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ये जो है योजना बनाए हुए थे लोग, जब यहाँ आए वो तो पता चला। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। भारत के लोग और इसकी ज़िंदगी जो है उसकी प्रशंसा किसने की? पर्लेस बक ने की। 32, हु एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। किसने भारतीय लोगों को यह सलाह दिया कि हर चीज़ के लिए ब्रिटिश लोग जो हैं, अंग्रेज लोग हैं, उस पर आरोप मत लगाओ? पर्लेस बक ने एडवाइस किया लोगों को। क्वेश्चन नंबर 33, हु आर पुअर देन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स। कौन लोग जो हैं वो चीन के जो लोग हैं उनसे भी अधिक गरीब हैं? तो इंडियन, चीनी जो समकक्ष हैं, चीनी लोग जो हैं उससे भी गरीब कौन है? इंडियन। क्वेश्चन नंबर 34, आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन ए फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स है। हमारी खाना जो है हरे भरे ताजे डैश के पत्ते पर परोसा गया, कौन चीज़ के पत्ते पर? तो बनाना। 35, फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन डैश आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर ईटिंग। बचपन से ही भारतीय डैश को यह सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ खाने के लिए। भारतीय क्या चीज़ को? तो चिल्ड्रन, भारतीय बच्चों को। 36, द होस्ट वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डैश। मेजबान जो थे, जो खातिरदारी कर रहे थे, आदर सत्कार कर रहे थे लेखिका के, उनको बुलाया गया एक खतरनाक डैश को मारने के लिए। कौन चीज़ को मारने के लिए? स्नेक, सांप को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रेकॉग्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। डैश के लोग को माना जाता है कि वो कॉकेशियन नस्ल के होते हैं। कहाँ के लोगों को? इंडिया के लोगों को। 38, हु प्रोफेसिड ब्लड बाथ इन एशिया। किसने एशिया में जो है खून बहने की भविष्यवाणी की थी? तो विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 39,
द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज ए वुमेन ऑफ डैश, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष जो थी वो डैश की एक महिला रही है, कहाँ की? इंडिया की। हाउ आर इंडियंस बाय नेचर, भारतीय लोग जो है स्वभाव से कैसे होते हैं? तो ए मैरिज प्रपोजल, पहला क्वेश्चन है शादी का प्रस्ताव नामक पाठ का। एंटोन चेखोव जो कि इसके लेखक हैं, वॉज बॉर्न इन डैश, उनका जन्म कब हुआ? तो 1860 ईस्वी में, रूस के रहने वाले थे, पता है ना। एंटोन चेखोव डाइड इन डैश, एंटोन चेखोव की मृत्यु डैश में हुई, कब हुई? 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, एंटोन चेखोव वाज डैश, एंटोन चेखोव डैश थे, कहाँ के थे? तो रसियन, रूस के रहने वाले थे। लोमोव वांटेड टू डैश, लोमोव जो था वो चाहता था क्या? मैरी नटालिया, नटालिया से शादी करना। क्वेश्चन नंबर 5, टू नो लोमोव्स डिजायर, लोमोव की इच्छा को जानकर मिस्टर चुबकोव जो कि नटालिया के पिता रहते हैं, बिकेम डैश, वो डैश हो गए, क्या हो गए? तो हैप्पी, खुश हो गए। 6, व्हेन लोमोव केम टू चुबकोव, जब लोमोव चुबकोव के पास आया, द लेटर डैश, तो जो लेटर थे यानी कि चुबकोव जो थे बाद वाले, वो डैश किए, क्या किए? तो वेलकम डे, उसका स्वागत किए लोमोव का। 7 है, नटालिया इज अ डैश, नटालिया एक डैश रहती है, क्या रहती है? बैड, बुरी, कि मैड, पागल, कि पीस लविंग, शांति प्रिय? इसका जवाब होगा डी, नन ऑफ दीज। ये रहता है कि 25 ईयर्स गर्ल, 25 साल की लड़की, तो ठीक हो सकती, डॉटर ऑफ चुबकोव, तो ये हो सकता था, लेकिन अभी इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, लोमोव प्रपोज नटालिया, लोमोव जो है वो नटालिया को प्रस्ताव किया, उसके सामने में प्रस्ताव रखा, कैसे? तो हेजिटेटिंगली, संकोचित होकर के, हिचकिचाते हुए कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9, टू कम बैक टू नटालिया, नटालिया के पास वापस आकर लोमोव डैश, लोमोव डैश हो गया, क्या हो गया? हेजिटेटेड, घबरा गया। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज डैश, लोमोव के कुत्ता का नाम डैश रहता है, क्या रहता है? केस। क्वेश्चन नंबर 11, लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश, लोमोव दावा करता है कि उसकी जो मेमोरी है, यादाश्त, वो डैश के जैसी है, कैसी है? एन एलिफेंट, हाथी जैसी। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड डैश, वैसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से किस जमीन को हथियाया रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो लैंड ग्रेबर, भूमि हड़पने वाला। क्वेश्चन नंबर 13, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कोर्ट में, दैट दे आर माइन, कि वे मेरे हैं। सेड, किसने कहा? किस चैप्टर में ये लाइन है? आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन, तो मैरिज प्रपोजल। 14 में है, लोमोव वाज नटालियाज डैश, लोमोव जो है वो नटालिया का डैश रहता है, कौन रहता है? तो नेबर, पड़ोसी रहता है, बाद में शादी भी हो जाती है झगड़ा झंझट के बाद। क्वेश्चन नंबर 15, लोमोव हैड कम वेयरिंग कोट इन द मॉर्निंग डैश, लोमोव जो है वो पहने हुए आता है, कोट पहने हुए आता है सुबह में, क्या चीज़ के लिए? तो फॉर मैरिज प्रपोजल विथ नटालिया, नटालिया के पास में शादी का प्रस्ताव रखने के लिए जो है लोमोव कोट पहन के मॉर्निंग में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, चुबकोव वाज अ डैश, चुबकोव एक डैश था, क्या था? तो लैंड ओनर, जमींदार था। 17, ओक्स मीडोज वाज अ डैश, बैल के घास चरने का जो मैदान था, ओक्स मीडोज खेत, वो एक डैश था, क्या था? तो पेस्ट्योर लैंड, एक चरागाह था। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर लोमोव नटालिया हैड डैश, लोमोव के लिए नटालिया के पास डैश था, क्या था? तो ग्रेट लव, बहुत प्यार था, लोमोव को जो है नटालिया के प्रति बहुत प्यार था। 19 है, टू सी लोमोव चुबकोव बिकेम डैश, लोमोव को देखकर चुबकोव डैश हो गया, क्या हो गया? तो प्लीज्ड हो गया, खुश हो गया, या हैप्पी रहता है, हैप्पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्ले, इस नाम है चैप्टर के नाम, इसमें से कौन सा चैप्टर जो है नाटक है? प्ले है, प्ले में नाटक भी होता है। ए मैरिज प्रपोजल। आइए 21 देखते हैं, हु इज़ द ड्रामेटिस्ट ऑफ द प्ले ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल नाटक के नाटककार कौन है? एंटोन चेखोव। क्वेश्चन नंबर 22, एंटोन चेखोव बिगेन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग डैश, एंटोन चेखोव अपना लेखन जीविका जो है शुरू किया लिखने के द्वारा, कौन चीज़ लिखने के द्वारा? तो कॉमिक स्केचेज, कॉमिक सब बना करके, कार्टून वगैरह, उसी से उन्होंने जो है लिटरेरी करियर की शुरुआत की। मिस्टर स्टेफन स्टेफनोविच चुबकोव वाज अ डैश, चुबकोव जो था वो क्या था? तो एक लैंड ऑनर था, जमींदार था। नटालिया इज द डॉटर ऑफ डैश, नटालिया डैश की बेटी थी, किसकी बेटी थी? चुबकोव की बेटी थी। हाउ ओल्ड इज नटालिया, नटालिया कितने साल की रहती है? तो 25 साल की रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ऑन डैश, मैरिज प्रपोजल जो पार्ट है वो प्रस्तुत करता है उन किरदारों को जो अपने आप के लिए ही डैश कारण बनता है, अपने आप के ही डैश का कारण बनता है, कौन चीज़ के? तो अपने आप के ही डिस्कम्फर्ट, बेचैनी का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, लोमोव थिंक्स दैट हिज इज ए क्रिटिकल एज, लोमोव को लगता है कि उसका जो एज है वो काफ़ी गंभीर है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, बिकॉज ही इज, क्योंकि वह डैश हो गया है, कितने साल का हो गया? तो 35 ईयर्स ओल्ड हो जाता है। नटालिया 25 की रहती है और लोमोव जो है वो 35 का हो जाता है। हु हैड गॉट ए हार्ट कंडीशंस विथ पैल्पिटेशंस ऑल द टाइम, किसको हर समय दिल में धड़कनें तेज हो जाती थी? तो लोमोव को। 29, ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, ए मैरिज प्रपोजल एक डैश है, क्या है? तो ड्रामेटिक स्टोरी है या ड्रामा जो कही। लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश मीडोज इज माइन, लोमोव कहता है कि वह कोर्ट में साबित कर देगा कि डैश नामक जो खेत है, चारागाह है, वो मेरी है, कौन सी? तो ऑक्स मीडोज। 31, लोमोव्स डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स, लोमोव के कुत्ते में 2 कमियाँ थी। ही इज़ ओल्ड, कि वह बूढ़ा था, एंड हिज डैश इज़ टू शॉर्ट, और उसका जो मजल था यानी थुथून वो बहुत छोटा था।
32 है, नटालिया इज़ द कैरेक्टर ऑफ डैश। नटालिया जो है डैश पार्ट का कैरेक्टर है, किरदार है, तो मैरिज प्रपोजल में ही नटालिया है। हु इज़ मैड इन लव ऑफ लोमोव। कौन लोमोव के प्यार में पागल है? नटालिया। 34 द वर्थ ऑफ ऑक्समीडोज इज अबाउट डैश रूबल्स। ऑक्समीडोज की जो कीमत है खेत की वो लगभग डैश रूबल्स है। कितने रुपए रूबल्स हैं? 300 रूबल्स। उसमें जो रुपया होता है उसको रूबल्स कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज ए लॉर्ड ऑफ माई बैक सेड। मेरे पीठ पर से बहुत बड़ा जो है भार उतर गया। डैश ने कहा। किसने कहा? चुबुकोव ने कहा। ये नहीं। 36 हु सेज दैट ही इज़ हैविंग हार्ट फेलियर। कौन कहता है कि उसको अभी हार्ट फेलियर होने वाला है ना, हार्ट अटैक होने वाला है? तो लोमोव कहता है। 37 व्हाट वाज द एरिया ऑफ ऑक्समीडोज। ऑक्समीडोज का जो पूरा क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 30 एकड़। हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। लोमोव की सबसे छोटी चाची कौन थी? नटासिया। नतासिया उनका नाम था। हु ऑल वर क्वारलिंग फॉर ऑक्समीडोज। कौन कौन जो ऑक्समीडोज के लिए झगड़ा कर रहे थे? इसका जवाब होगा नटालिया एंड लोमोव। 40 लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिर्नोव। लोमोव जो है कुत्ता खरीदा मिर्नोव से। डैश रूबल्स में। कितने रूबल्स में? तो इसका जवाब होगा 125 रूबल। क्वेश्चन नंबर 41 है लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोव डैश स्वभाव का आदमी रहता है। इसका जवाब होगा नर्वस। चिड़चिड़ा स्वभाव का, नर्वस टेम्परामेंट, चिड़चिड़ा स्वभाव का आदमी रहता है। 42 हुज फादर वाज ए गैम्बलर। किसका पिता जुआबाजी था, जुआरी था? तो लोमोव। 43 द डॉग ऑफ नटालिया वाज बॉट फॉर डैश रूबल्स। नटालिया जो का जो कुत्ता है वो डैश में खरीदा गया था। कितने रूबल्स में खरीदा गया था? जवाब होगा 85 रूबल्स। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट वाज एंटोन चेखोव बाय प्रोफेशन। एंटोन चेखोव जो थे वो पेशा से क्या थे? तो डॉक्टर भी थे। वो लेखक तो थे ही, पेशा से डॉक्टर भी थे। प्रोफेशन वाला पूछे तो डॉक्टर हो जाएगा। 45 द एक्शन ऑफ प्ले टुक प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ डैश हाउस। इस नाटक के जो पूरे खेल हैं वो पूरे चलते हैं डैश के घर के बैठकी कमरे में। किसके घर के बैठकी कमरे में? चुबुकोव के घर के। 46 योर लीप डैश बिहाइंड बाय हाफ माइल। और तुम्हारा जो लीप नामक कुत्ता है वो आधा मील पीछे डैश गया था। क्या गया था? तो आधा मील पीछे छूट गया था, लेग्ड। हाफ मील से लेग्ड हो जाएगा। 47 है यू ओनली टैग अलोन इन ऑर्डर टू डैश विद अदर पीपल्स डॉग्स। आप केवल दूसरे लोगों के कुत्ते के साथ डैश के लिए टैग करते हैं। क्या चीज़ के लिए टैग करते हैं? तुलना करते रहते हैं दूसरे कुत्ते के साथ। क्या चीज़ के लिए? तो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स और मेडल, बहस शुरू करने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए। 48 हु रियलाइजेज। कौन एहसास करता है दैट की ही विल नॉट सक्सीड। वह सफल नहीं होगा इन मैरिंग नटालिया। नटालिया से शादी करने में। किसको लगता है कि वो नटालिया से शादी नहीं कर पाएगा? तो लोमोव। क्वेश्चन नंबर 49 है इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू डैश योर नेबर्स। यह आपके पड़ोसियों की डैश करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू, आपके तरफ से अच्छा बात नहीं हुआ। टू डैश योर नेबर्स, अपने पड़ोसी को डैश करना। क्या करना? नेग्लेक्ट, अनदेखी करना। 50 है हु फील्स नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया। नटालिया को के पास में शादी का प्रस्ताव रखने से पहले कौन नर्वस रहता है ना? तो लोमोव नर्वस हो जाता है कि वो बात मानेगी कि नहीं। तो इस तरह से हमारा 11 चैप्टर ये खत्म हुआ।